यह लड़का अपने फोन पर गेम खेलते हुए ट्रक कून से टकरा गया था। जब वह कोमा से जागा तो वह एक बिल्कुल अलग जगह पर था। लोग उसे वॉरियर किम बुला रहे थे, जो उस गेम का सबसे बेसिक कैरेक्टर था। अब वह सबसे कमजोर कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए अवेकेंड फैक्शंस के शासन वाली दुनिया में फंस चुका है। लेकिन उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो उसकी एट्रीब्यूट्स को असीमित रूप से बदल सकता है। अचानक एक नर्स कमरे में आती है और पूछती है कि क्या किम वॉरियर आखिरकार होश में आ गया है। वह कहती है कि वह डॉक्टर को बुलाकर लाती है, और वह युवा लड़का सोचने लगता है कि वह उसे इस नाम से क्यों बुला रही है। वह किम वॉरियर था, एक 22 साल का युवक जिसे एक एक्सीडेंट में चोट लगने के कारण हॉस्पिटल लाया गया था। जुनसू देखता है कि वहां सच में किम वॉरियर लिखा है और सोचता है कि यह सब क्या है। उसे ऐसा लगा जैसे अपने किम वॉरियर्स का इस्तेमाल सेलेस्टियल डीमन को लेवल अप करने के लिए करने की वजह से उसे यह सजा मिल रही है। पर अचानक वह खुद एक किम बन गया था। जैसे ही वह अपना पैर फर्श पर रखता है, उसे अपने शरीर में भयानक दर्द महसूस होता है। वह युवा लड़का डर के मारे जोर से चिल्ला उठता है। नर्स पास आकर किम वॉरियर से न हिलने की विनती करती है, पर जुनसू बस यही शिकायत करता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर समझाता है कि वह एक ट्रक से टकरा गया था और बेहोश हो गया था, और अब उसे कुछ टेस्ट्स कराने होंगे। उसे एक एमआरआई और एक मैजिक एक्स रे की जरूरत है। जुनसू इन शब्दों को दोहराता है। वह जानना चाहता था कि यह किम वॉरियर और मैजिक के बारे में क्या बकवास है। जुनसू खुद को हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पाता है। एक महिला हिसाब लगाती है कि इमरजेंसी रूम, हॉस्पिटलाइजेशन, मैजिक एक्सरे, एमआरआई और बाकी टेस्ट्स को मिलाकर कुल खर्च 20 मिलियन वन हुआ है। किम जुनसू हैरान होता है कि सिर्फ 4 दिन रुकने के लिए उसे 20 मिलियन क्यों देने पड़ेंगे। पर वह महिला उसे बताती है कि उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए उसे हर चीज का पेमेंट खुद करना होगा। यह बात उसे चिढ़ा देती है और वह कहता है कि हर कोरियन के पास गवर्नमेंट हेल्थ कवरेज होता है। वह लड़की पूछती है कि नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है, क्योंकि उसके पास न तो लीजन कवरेज है और न ही मैजिक टावर इंश्योरेंस। वह युवा लड़का उसके शब्दों को दोहराते हुए पूछता है कि वह क्या बात कर रही है, पर वह इन नामों को याद करने की कोशिश करता है कि उसने इन्हें पहले कहां देखा है। वहां लीजन, मेगा कॉर्पोरेशंस, डिवाइन टावर और डिवाइन ऑर्डर थे। ये सोल के 4 बड़े फैक्शंस थे और आर्केन गेम के ग्रुप्स थे। एक ऐसी दुनिया में जहां भगवान ने इंसानियत को बेसहारा छोड़ दिया था, वहां आर्केन साइंस का बहुत विकास हुआ था। प्रदूषित धरती मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी और इंसानों ने जिंदा रहने के लिए अपने शरीरों को मॉडिफाई कर लिया था। वह युवा लड़का सोचता है कि यह बहुत बकवास है। सीधे शब्दों में कहें तो यह जीने के लिए एक बहुत ही मुश्किल दुनिया थी और उसे सीधे इसी में फेंक दिया गया था। वह सेलेस्टियल डीमन को पाने के बाद खुशी खुशी घर जा रहा था, पर अब वह गेम का एक ट्यूटोरियल कैरेक्टर बन चुका है। शायद यह वॉरियर्स के लिए डिवाइन जजमेंट है। किम वॉरियर का कमरा किसी स्टूडेंट के कमरे से भी छोटा था, और वह सोच रहा था कि वह इतना गरीब क्यों है। चूंकि उसका शरीर पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, वह सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। क्योंकि अगर यह सच में आर्केन सोल है, तो न्यूक्लियर वॉर्स, डायमेंशनल रिफ्ट्स और एंशिएंट गॉड्स का रेजरेक्शन जैसी घटनाएं जल्द ही होंगी, जो इस जगह को नरक में बदल देंगी। वह नहीं जानता था कि वह यहां कैसे पहुंचा, पर अगर वह बस शांत खड़ा रहता तो वह पक्का अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन उसे कुछ अलग महसूस होता है। वह खुद से सवाल करता है कि क्या उसका सोचना सही है। किम अपनी पेन की नोक को आगे बढ़ाता है, अपने ही हाथ पर वार करने की तैयारी करते हुए। वह सोचता है कि बहुत देर होने से पहले उसे इसे कंफर्म करना होगा। वह पेन से अपने ही हाथ पर वार करता है, जिससे अचानक खून की धार फूट पड़ती है। लेकिन घाव से एक हरी चमक निकलती है और वह तुरंत बंद हो जाता है। जुनसू सोचता है, मुझे पहले से पता था कि यह काम करेगा। उसने वूंड रीजनरेशन की खूबी हासिल कर ली थी, और यही वजह थी कि उसने अनगिनत किम वॉरियर्स को लेवल अप किया था। वह एक ट्यूटोरियल कैरेक्टर है, एकमात्र ऐसा जिसके पास कोई बेस स्किल नहीं है। हालांकि वह अपने ट्रेट्स को अनलॉक और बदल सकता है, जो उसे दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा वर्सटाइल बनाता है। उस जैसे स्ट्रैटेजिस्ट के लिए यह रेयर कैरेक्टर्स से भी बेहतर था। दूसरे शब्दों में, अब जब वह किम वॉरियर है, तो वह जो चाहे वो ट्रेट हासिल कर सकता है, अपने शरीर के सारे घाव ठीक करते हुए। अर्केन सोल
इस दुनिया में अगर आप गरीब या कमजोर हैं तो आप अपनी जान गंवा देते हैं। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो वह भाग जाता, पर वह न तो भागने वाला है और न ही अपनी जान गंवाने वाला है। वह जिंदा बचेगा क्योंकि उसके पास एक फ्री टू प्ले प्लेयर के रूप में आर्केन सोल में 10,000 घंटों का ज्ञान है, जिसने ओवरऑल रैंक 9 हासिल की थी। जुनसू एक किम वॉरियर के शरीर में एक नए एडवेंचर के लिए तैयार होता है, इसलिए वह प्लेयर पर्सनल ऑफिस नाम की जगह पर जाता है। एक दाढ़ी वाला आदमी पूछता है कि क्या किम वॉरियर का प्लेयर कैरेक्टर ऑफिस में यह पहला समय है। वह युवा लड़का कंफर्म करता है और कहता है कि वह माना प्यूरिफिकेशन बिजनेस में उतरने की योजना बना रहा है। वह सोचता है कि इस बुरी किस्मत के बाद उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसे सिर्फ एक किम वॉरियर मिला था और पैसे कमाने का यही एकमात्र तरीका था। वह आदमी अपना पैर मेज पर रखता है और कहता है कि इसे भले ही माना प्यूरिफिकेशन कहा जाता हो, पर क्या वह सच में जानता है कि डंजन्स कैसे होते हैं? यह प्लेयर पर्सनल का डायरेक्टर चोय योनसू था। जुनसू कहता है कि वह जानता है, पर डायरेक्टर सवाल करता है कि क्या वह पक्का है, क्योंकि उसके रिज्यूम में कभी किसी डंजन में जाने का कोई जिक्र नहीं है। किम मन ही मन सोचता है कि वह जानता था कि यह काम कितना खतरनाक है, क्योंकि वहां कंटैमिनेटेड माना था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स ने आर्केन सोल पर कब्जा कर लिया था। डंजन क्लीनिंग का मतलब उस गंदगी को साफ करना है जो भारी मात्रा में कॉन्टेमिनेटेड माना छोड़ती है। इस माना के ज्यादा संपर्क में आने से किसी की जान भी जा सकती है। वह युवा लड़का तड़प उठता है, क्योंकि माना की चपेट में आने पर इंसान राक्षस में बदल जाता है। इससे म्यूटेशन हो सकता है, जो इस काम को और भी खतरनाक बना देता है। योनसू कहता है कि जैसे ही उसके पास और लोग होंगे, वह उसे एक टीम के लिए बुलाएगा, और वह युवा लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है। पर डायरेक्टर जानना चाहता है कि क्या वह पक्का तैयार है। उसने किम जैसे कई लोगों को पैसों की तलाश में जाते और पूरी तरह खाली हाथ लौटते देखा है। हालांकि वह युवा लड़का उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि वह उससे भी बेहतर करके दिखाएगा। यह सुनकर डायरेक्टर हैरान रह जाता है, लेकिन कड़ी मेहनत करना किम वॉरियर की पहचान थी। 10,000 घंटों के गेम प्ले के साथ वर्क लीडर सर्वो पूछता है कि एक नया लड़का उसकी टीम में क्यों शामिल होना चाहता है, पर किम कहता है कि वह नहीं जानता, वह बस काम पर आया था और उन्होंने उसे इस टीम में भेज दिया। सर्वो उसकी शर्ट पकड़कर खींचता है और पूछता है कि क्या वह कोई झूठा लगता है, और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन कहां है, क्योंकि म्यूटेशन का शिकार होने के बाद वह मदद की भीख न मांगे तो ही बेहतर होगा। अगर उसने उसमें म्यूटेंट का कोई भी लक्षण देखा तो वह उसी वक्त उसकी जान ले लेगा। किम कहता है कि वह इस बात को ध्यान में रखेगा, यह सोचते हुए कि वह आदमी बस एक नए लड़के को डराने की कोशिश कर रहा था। यह हमेशा उसकी रियलिटी जैसा ही होता है। वह सोचता है कि एक आर रैंक कैरेक्टर यहां क्या कर रहा है, क्योंकि यह उनका अवेकनिंग से पहले का रूप है, जब वे अभी भी सामान्य थे। एक दूसरा आदमी पास आता है और सर्वो से नए लड़के पर ज्यादा सख्ती न बरतने को कहता है। उनके पास पहले से ही स्टाफ की कमी है और इस आदमी के पास डंजन साफ करने का 5 साल का एक्सपीरियंस है। सर्वो सवाल करता है कि क्या वह किसी काम का लगता है। उसे अजीब लगता है कि उसमें अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, पर वह यह कहते हुए आगे बढ़ जाता है कि इस कंटेमिनेटेड जगह को साफ करने के लिए उनके पास ठीक 4 दिन हैं। जुनसू सोचता है कि यह गेम के मुकाबले यहां कहीं ज्यादा इरिटेटिंग था। हालांकि लंबे बालों वाला आदमी उसके कंधे को छूता है और उसे चिंता न करने को कहता है। सर्वो कभी कभी थोड़ा सख्त हो सकता है, पर वह काफी अच्छा आदमी है। किम आखिरकार मान लेता है कि वह समझ गया है। वे चिपचिपे गू से ढके एक गेट पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत घिनौना है और वे इसके कभी आदी नहीं हो पाएंगे। सर्वो चिल्लाता है कि वह दरवाजे खोल रहा है और सबको तैयार रहने को कहता है। वह एक्सेस बटन दबाता है। वे कंटैमिनेटेड माना एनवायरनमेंट में दाखिल होते हैं। लीडर चिल्लाता है कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाओ। कंटैमिनेटेड माना का असर पूरे बेसमेंट में रेंग रहा था। वे सब लो ग्रेड मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें कंटैमिनेटेड स्लाइम्स कहा जाता था। जुनसू ने तुरंत सिचुएशन को समझा। वैसे तो वे लड़ाई में बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन उनसे निपटना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर उन्हें शवल से मारो भी तो वो 2 टुकड़ों में बंटकर दूर उड़ जाते हैं। जब तक आप उनके माना कोर पर वार नहीं करते, तब तक वे खत्म नहीं होते। टीम के बाकी लोग एक दूसरे को वार्निंग देने लगे कि जल्दी से इनका माना कोर ढूंढो।
नहीं तो सब कंटामिनेटेड हो जाएंगे। लेकिन किम बिना वक्त गंवाए एक स्लाइम की तरफ तेजी से झपटा और अपने साथी से चिल्लाकर बोला कि थोड़ा पीछे हट जाओ। उसने शवल से हमला करने की तैयारी करते हुए कहा कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। वह उन कॉन्टैमिनेटेड स्लाइम्स के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसका वार लगा, एक सुनहरी चमक उठी, वह स्लाइम पिघलने लगा और चीखने की आवाज आई। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल परफेक्ट है, अभी तो मैं बस शुरुआत कर रहा हूं। उसने जमीन से एक जोरदार पुश लिया और आगे बढ़ा। वह अपने रास्ते में आने वाले सभी कंटैमिनेटेड स्लाइम्स को काटता चला गया, उन्हें बीच से फाड़कर उनके माना कोर्स ढूंढता रहा। उसने यह काम तब तक जारी रखा जब तक कि सारे स्लाइम्स खत्म नहीं हो गए। टीम का एक मेंबर हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। वह एक ही झटके में इन स्लाइम्स को कैसे हरा रहा है। वह जानना चाहता था कि यह कैसे पॉसिबल है। तभी किम एक बहुत बड़े जायंट स्लाइम की तरफ बढ़ा। किम को अच्छे से पता था कि ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। इस घटना से ठीक 2 दिन पहले वह जमीन पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह कहाँ है। यहां आसपास कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए था। तभी उसे अपने सामने कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने एक सिक्का उठाया और कहा, यह मिल गया। सिक्का उठाते ही उसने ट्रेजर हंटर ट्रेट हासिल कर लिया। किम बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वॉरियर किम के लिए यह सबसे जरूरी ट्रेट था। वह 501 मिलने की खुशी मना रहा था, जबकि चौराहे पर खड़े लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। इस डंजन में आने से पहले किम ने बहुत सी जरूरी चीजें सीखी थीं और नए ट्रेट्स हासिल किए थे। वह एक कचरे के डिब्बे के पास जाकर उल्टी करने लगा और चिल्लाया, क्योंकि वह अपने अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल रहा था। लेकिन ऐसा करने से उसने कॉन्टमिनेशन रेजिस्टेंस ट्रेट हासिल कर लिया। किम ने इस पर बात करते हुए कहा कि यह काफी मुश्किल था, लेकिन यहां ट्रेट्स हासिल करना बिल्कुल गेम जैसा ही था। बस उसकी कंडीशंस पूरी करनी होती थीं। वह अपनी मेहनत से कमाए गए सभी ट्रेट्स देखकर प्राउड महसूस कर रहा था। आप कुल मिलाकर 6 ट्रेट्स रख सकते थे और जब चाहें उन्हें स्वॉप कर सकते थे। उसकी ट्रेजर हंटर स्किल उसे दुश्मनों के वीक पॉइंट्स ढूंढने में मदद करती थी, और इसी ट्रेट की वजह से वह उस जायंट कंटैमिनेटेड स्लाइम के माना कोर को ढूंढ पाया, जिससे वह बड़ा मॉन्स्टर पिघलने लगा। जैसे ही वह पिघला, वहां एक स्कल जैसी आकृति बन गई। सर्वो चिल्लाया कि सब लोग सावधान रहो ताकि किसी को चोट न लगे। किम उस गंदे कचरे के बीच खड़ा था। उसने कहा, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। वॉरियर किम की यह एबिलिटी सच में अविश्वसनीय थी, जिसने उसे कॉन्टेमिनेटेड माना से लड़ने की ताकत दे दी थी। शहर से एक बस गुजर रही थी। किम ने सोचा कि भले ही ट्रेड्स की मदद मिल रही हो, लेकिन पूरा दिन काम करना सच में थका देने वाला होता है। तभी हेजहॉग सामने आया और उसने कहा कि इस वॉरियर की वजह से सब लोग काम से जल्दी निकल रहे हैं। उसने किम से पूछा कि क्या वह भी सर्वो की तरह अपने अवेकनिंग का इंतजार कर रहा है। किम ने कहा कि उसे फावड़ा चलाना इसलिए आता है क्योंकि उसने आर्मी में काम किया था। उसके साथी ने कहा कि वह सच में कमाल का है। तभी किम ने गौर किया कि इस LDHK के म्यूटेशन के लक्षण बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड माना के संपर्क में आ चुका है। किम ने उसे सुझाव दिया कि वह कल आराम करे क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन हेजहॉग ने जवाब दिया कि कर्ज में डूबे रहने से तो बेहतर है कि वह एक म्यूटेंट बन जाए। किम ने सोचा कि उसकी बात में दम है, क्योंकि लोगों के पास इस तरह का घटिया काम स्वीकार करने की बहुत कम वजहें होती हैं। उसने अपना फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। 4 दिन बाद किम ने एक गहरी सांस ली। काम तो खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस काम से हर कोई पूरी तरह थक चुका था। तभी अचानक कोई जमीन पर उल्टी करने लगा। हेजहॉग अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर पकड़ डच लिया। किम ने मन ही मन सोचा कि उसने उसे अपनी लिमिट्स पार न करने के लिए कहा था, लेकिन सर्वो पास आया और टिप्पणी की कि आस्टॉटी, ऐसा लगता है कि वह अगले काम के लिए भी तैयार है, पर ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अभी नया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि किम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएगा, और उसने उसे काम अच्छे से पूरा करने के लिए बधाई दी। किम ने मजाक में कहा कि वह सिर्फ उसकी वजह से ही यह कर पाया, जबकि वह मन ही मन सोच रहा था कि यह सब तो उसे एक क्लीनर के रूप में मिले ट्रेड्स की वजह से मुमकिन हुआ है,
इसलिए यह काम उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि उसे अब इसकी आदत भी हो चुकी है। वह सोच रहा था कि क्या वह सच में एक आर रैंक कैरेक्टर था। सर्वो ने थके होने की बात बुदबुदाई, पर तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी और किम तुरंत पीछे मुद्दा। हेजहॉग के शरीर को एक काली कंटेमिनेटेड एनर्जी निगलने लगी थी। उसके नुकीले कांटों को देखकर उसके दोस्त पूछने लगे कि क्या वह ठीक है। सर्वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ा कि आखिर ये क्या चीज है। किम ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। टीम लीडर ने हेजहॉग से हिम्मत बनाए रखने को कहा और बोला कि वे सब वहां से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वह पहले ही एक म्यूटेंट में बदल चुका था, जिससे उस जगह पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। किम ने सोचा कि यह नामुमकिन है। हेजहॉग का शरीर पहले ही बदल चुका था। वह वॉरियर के खिलाफ एक बहुत ही विशालकाय रूप ले चुका था, क्योंकि वह पूरी तरह से एक म्यूटेंट बन गया था। हेजहॉग अपने मॉन्स्टर वाले रूप में था और वह अपनी सारी समझ खो चुका था। अगर वे उसे नहीं हराते तो वहां मौजूद हर इंसान अपनी जान गंवा बैठता। किम ने जो भी नए ट्रेड्स कमाए थे वे सब डंजन साफ करने के लिए थे। वे यहां लड़ाई में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। वह चाहे जितना भी सोच ले कि अब क्या करना है, उसे सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था कि यह नामुमकिन है। हेजहॉग ने हमला करने की तैयारी की। उसने किम को इतनी जोर से फेंका कि वह पीठ के बल दूर जा गिरा। किम ने महसूस किया कि उनके बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है और इस रफ्तार से वह अपनी जान गंवा सकता है। लेकिन तभी उसे एक नया रेजिस्टेंस ट्रेट हासिल हुआ। किम ने सोचा कि यही वो मौका है। हार मानने के लिए अभी बहुत जल्दी है। वह खुद से पूछता है कि वह इस मॉन्स्टर के सामने कैसे जिंदा बचेगा। सबसे पहले उसे अपने कुछ पुराने ट्रेट्स को हटाना होगा। अब लड़ाई में स्ट्रेंथ बहुत काम आएगी और माना हार्ट की मदद से वह माना को कंट्रोल कर पाएगा, जिससे मिलने वाला रेजिस्टेंस उसे लगने वाले हर नुकसान यानी डैमेज को बहुत कम कर देगा। इसके साथ ही माना अब्जॉर्प्शन उसे माना को सोखने की ताकत देगा और डीप ब्रीदिंग से उसकी रिजेनरेशन बहुत बढ़ जाएगी। और आखिरकार आखिरी टुकड़ा था करप्शन रेजिस्टेंस। किम ने लड़ाई के लिए इन सभी बुनियादी चीजों को सेट करके हेजहॉग ने उस पर दोबारा पूरी ताकत से चार्ज किया। किम ने अपने शवल में एक हरी एनर्जी भर ली। स्ट्रेंथ ट्रेट ने उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया था। वॉरियर ने अपने जबरदस्त अटैक से हेजहॉग को हवा में उछाल दिया। यह देखकर उसे अच्छा लगा, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था और वह जानता था कि वह यह कर सकता है। हेजहॉग दीवार की तरफ गिरा, लेकिन अचानक उसने अपने शरीर को एक बॉल की तरह समेट लिया। किम यह देखकर चौंक गया, पर हेजहॉग घूमते हुए एक स्पिन के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसने जमीन से उछलने के लिए एक पत्थर का सहारा लिया और किम के सिर पर वार करने के लिए तैयार हो गया। हेजहॉग का वार लगते ही वह युवा लड़का चिल्लाया, भगवान के लिए! वह जीव पीछे हटा। उसने अपने पंजों को जमीन में गाड़ दिया और किम को देखकर अपने दांत पीसने लगा। वह युवा लड़का जमीन से वापस ऊपर उछला और शिकायत करने लगा कि रेजिस्टेंस चालू होने के बाद भी यह बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन अगर वह अभी रुक गया तो वह अपनी जान गंवा देगा। इसलिए उसके पास अटैक जारी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हेजहॉग का एक कांटा मुड़ा और सीधे किम के चेहरे की तरफ हवा में लहराया। उसने वॉरियर पर कई और कांटे दागे। किम घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर उसने सोचा, नहीं, मुझे बस थोड़ी देर और टिके रहना है। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। उसने हेजहॉग पर एक पंच जड़ने की कोशिश की, पर बदले में उसका ही खून चारों ओर उड़ गया। कांटों की वजह से किम पूरी तरह जख्मों से भर चुका था। हेजहॉग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने एक ऐसा कांटा दागा जिसने किम की उंगलियों को बीच से चीर दिया। वह युवा लड़का दर्द के मारे चिल्ला उठा और जमीन पर गिरते हुए बोला कि उम्मीद के मुताबिक वह वॉरियर किम के दम पर इसे नहीं हरा सकता। हेजहॉग ने एक बार फिर जमीन पर जोर से वार किया। आर्केन सोल्स गेम खेलते समय जुन्सु खेल के भीतर दुश्मनों से घिर जाया करता था। वह सबको चैलेंज देता था कि सब एक साथ आ जाओ। वह सिर्फ वॉरियर किम से उन सबको हरा देगा। जब वह गेम खेलता था तब हर चीज बहुत आसान थी। मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उस कैरेक्टर को कैसा महसूस होता होगा। वह बेहतर ट्रेनिंग के नाम पर अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही मुश्किल हालातों में डाल देता था।
लेकिन अब वह सब कुछ समझ चुका था। यहां सिर्फ एक मामूली ट्रेट हासिल करने के लिए भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। उसने हेजहॉग पर एक ऐसा जबरदस्त वार किया जिसने उसे दूर उड़ा दिया। म्यूटेंट मसल ट्रेट के एक्टिवेट होते ही इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था, जिसने उसे बिना कोई कीमत चुकाए जीतने की ताकत दे दी थी। हेजहॉग अपनी पीठ के बल नीचे गिर गया। किम ने सोचा कि उसने इतनी लापरवाही से हमला सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह म्यूटेंट मसल ट्रेट हासिल कर सके, जो सिर्फ माना हार्ट और स्ट्रेंथ की लिमिट्स पार करने पर ही मिलता है, और यह सब सिर्फ इसी पल के लिए था। किम ने हेजहॉग के वार को रोकने के लिए अपने म्यूटेंट आर्म का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, और उसने हेजहॉग को दोबारा वार करने की चैलेंज दी। लेकिन उस जीव ने अपनी मुट्ठी पर नुकीले कांटे उगा लिए और उससे किम के पेट पर सीधा वार किया। वह युवा लड़का सोचने लगा कि क्या हेजहॉग अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अब उसका पेट पूरी तरह करप्ट हो चुका था और वहां कुछ अजीब सा बनने लगा था। किम ने म्यूटेंट बॉडी ट्रेट हासिल कर लिया, जिससे उसका आकार भी बहुत विशाल हो गया। उसने इसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसकी वजह से वह और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। हेजहॉग उस युवा लड़के की तरफ लपका। उन दोनों की ताकत आपस में टकराई, क्योंकि अब वे दोनों एक ही लेवल पर थे। सर्वो दूर से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर वहां क्या चल रहा है। वहां बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। उसने किम और हेजहॉग को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पर वार करते देखा। वह वॉरियर किम को इस रूप में देखकर हैरान था और सोचने लगा कि क्या वह कोई सुपर ह्यूमन है जो एक म्यूटेंट से इस तरह बराबरी पर लड़ रहा है। किम पीछे की तरफ जा गिरा और हेजहॉग भी दूर जा छिटका। वे दोनों पीठ के बल जमीन पर गिर पड़े। वॉरियर ने सोचा कि यह इतना आसान नहीं है। भले ही उसका आकार अब उस मॉन्स्टर जितना हो गया था, पर इस रफ्तार से वह नुकसान में रहेगा। लेकिन वह जीव उठा और जोर से दहाड़ा। किम ने सोचा कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने कंटेमिनेशन रेजिस्टेंस ट्रेट हटा दिया। उसने खुद से कहा कि उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, और उसने कमांड दे दी। सर्वो यह देखकर पूरी तरह चौंक गया। किम का हाथ डिफॉर्म होने लगा। उसका चेहरा किसी मॉन्स्टर जैसा अजीब और डरावना हो गया। वह एक म्यूटेंट मॉन्स्टर में बदल रहा था। किम हेजहॉग का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी उसके सिर के चारों ओर एक सर्कल बन गया और उसने उस म्यूटेंट के खिलाफ एक मैजिक स्पेल छोड़ दिया, जो अपने अटैक से धीरे धीरे हेजहॉग की ताकत को सोख रहा था। वह एक स्ट्रक्चर से जा टकराया। सर्वो सोचने लगा कि वह क्या था, और क्या किम कोई मॉन्स्टर था। वह एक दूसरे म्यूटेंट से लड़ते लड़ते खुद म्यूटेंट बन गया था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह कैसे पॉसिबल है। तभी किम ने म्यूटेंट ट्रेट हासिल कर लिया। सर्वो ने कहा, आखिर यह क्या बकवास है, और उसने फैसला किया कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए। किम की परछाई ने सर्वो के सामने का रास्ता रोक दिया। फिर उसने लीडर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। सर्वो ने डर के मारे सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उसने महसूस किया कि कुछ भी नहीं हुआ। किम ने एक हल्की राहत की सांस ली और सर्वो हैरान होने लगा कि वह वापस एक इंसान में कैसे बदल गया। इसके बाद वह वॉरियर हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद से कहा, मैंने यह कर दिखाया। भले ही उसने एक म्यूटेंट का रूप ले लिया था, उसकी मसल्स खराब हो चुकी थीं और उसने अपना करप्शन रेजिस्टेंस भी हटा दिया था। जबकि ऐसा माना जाता है कि एक बार म्यूटेंट बनने के बाद कोई भी वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन वह जानता था कि वह यह कर सकता है, क्योंकि जब तक वह साफ तरीके से सोच सकता था, वह अपने ट्रेट्स बदल सकता था। इसी तरह वह इस बदलाव को झेलने में कामयाब रहा और उसने म्यूटेंट रूप को वापस करप्शन रेजिस्टेंस में बदल दिया। वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इस लड़ाई के बाद किम को बहुत चक्कर आ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर उसकी हड्डियां और मसल्स वापस अपनी जगह पर सेट हो रही हों, और वह उम्मीद कर रहा था कि उसे दोबारा कभी इस दौर से न गुजरना पड़े। फिर भी वह खड़ा हुआ। हेजहॉग के मुंह के पास एक पर्पल स्फीयर था। किम ने वह आइटम उठा लिया। उसने लेवल 1 मैना कोर हासिल कर लिया था। उसने सोचा, मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। वह खुश था कि उसे लेवल 1 माना कोर मिल गया, क्योंकि यह क्लीनिंग का काम उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। इसी बीच सर्वो ने पूछा कि क्या वह युवा लड़का ठीक है, क्योंकि वह एक म्यूटेंट में बदल गया था। वह जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। किम ने सोचा कि अगर उसके बारे में अजीब अफवाहें फैलने लगीं तो काफी परेशानी होगी।
इसलिए उसने दावा किया कि उसने वापस इंसान में बदलने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और यह सिर्फ उसकी किस्मत का खेल था। सर्वो यह सुनकर हैरान हुआ और उसने कहा कि यह बहुत अजीब था, लेकिन किम ने माना कोर्स उसके हाथ में थमा दिए। उसने कहा, अब वापस चलते हैं, मुझे खुली हवा चाहिए। उसके साथियों ने लेवल 0 माना कोर्स के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। वॉरियर ने मन ही मन सोचा कि उसने उनकी जान बचाई और यहां तक कि अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा भी उन्हें दे दिया ताकि वे इस पूरी बात को सीक्रेट रखें। सर्वो खामोश रहकर किम को देखता रहा। उधर टास्क फोर्स के कमरे में योनसू ने अपने एम्प्लॉई का शुक्रिया अदा किया कि उसने इतने मुश्किल दौर का सामना किया और कहा कि यह सच में भयानक रहा होगा। किम ने कंफर्म किया कि यह एक मुश्किल काम था, पर वह सोचने लगा कि बॉस उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। योनसू ने कहा कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वह एक सुपर ह्यूमन है। अगर ऐसा होता तो वह उसे क्लीनिंग के काम पर भेजने के बजाय कोई अच्छी जॉब देता। वॉरियर ने मन ही मन सोचा कि योनसू उसे एक सुपर ह्यूमन समझ रहा है। आर्केन सोल गेम में एक सुपर ह्यूमन अपनी एबिलिटी को जगाकर बहुत ही ताकतवर मना हासिल कर लेता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, वहां सुपर ह्यूमंस को रईस माना जाता है। बॉस का ऐसा सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि भले ही किम सिर्फ अपने ट्रेड्स की वजह से जीता था, म्यूटेंट्स को हराने के लिए किसी का सुपर ह्यूमन होना ही जरूरी माना जाता था। योनसू ने कहा कि उसे इस क्लीनिंग काम के पैसे दे देने चाहिए। किम ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात होगी, यह सोचते हुए कि वह फिलहाल उसे इसी सोच में रहने देगा कि वह एक सुपर ह्यूमन है। एजेंसी के लीडर ने बताया कि उसने 5 इलाके साफ किए हैं और कुल 25 मिलियन वन में से वे अपनी 20% फी लेते हैं। अगर इसे पूरी टीम में बराबर बांटा जाए तो हर किसी के हिस्से में 5 मिलियन आएंगे, लेकिन इस बार वह चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करेगा। वह किम के हिस्से से सिर्फ 5% फी लेगा और साथ में एक बोनस भी जोड़ेगा। किम 12 मिलियन पाकर बहुत खुश हुआ। योनसू ने कहा कि उसे उसके साथ काम करके खुशी हुई, जबकि वह युवा लड़का सोचने लगा कि सुपर ह्यूमन होने का अपना ही मजा है। कमरे से बाहर निकलते हुए वह सोचने लगा कि वह इन सारे पैसों को कहां खर्च करेगा। तभी उसकी मुलाकात एक गंजे आदमी से हुई, जिसने कहा कि वॉरियर का मूड काफी अच्छा लग रहा है, पक्का कोई अच्छी पेमेंट मिली है। किम सहमत हुआ और बोला कि उन्होंने मिलकर अच्छा काम किया। उसे याद आया कि यह उन्हीं लोगों में से एक था जिनके साथ उसने पिछली बार काम किया था। उस आदमी ने फिर कहा कि वह एक मदद मांगने आया है। उसने समझाया कि उसकी पत्नी बीमार है और वह सोच रहा था कि क्या वॉरियर उसे कुछ पैसे उधार दे सकता है। उसने इस तरह की मदद मांगने के लिए माफी भी मांगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बार साथ काम किया था। किम ने सोचा कि इस दुनिया में दूसरों की मदद करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। लोग आपको किसी भी पल बिट्रे कर सकते हैं और यहां खुद का पेट पालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किम ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उससे ऐसा न करने को कहा, क्योंकि वह उम्र में उससे बड़ा था। उसने कहा, यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल करो। और ऐसा कहते हुए उसने उसके हाथ में कुछ लेवल 0 मना कोर्स थमा दिए। वह युवा लड़का उसे पूरी तरह इग्नोर करने को लेकर थोड़ा बुरा महसूस कर रहा था। रात का समय था। एक अंधेरी गली में वही पुराना आदमी चिल्लाकर कह रहा था कि वह कितना बड़ा बेवकूफ है। उसने सिर्फ एक गरीब बूढ़े आदमी होने का नाटक किया और उस लड़के ने उसे यह सब दे दिया। सर्वो सोचने लगा कि क्या वह इस तरह के कामों में बिल्कुल नया है, और उस आदमी ने शर्त लगाई कि अगर वह अपने बेटे का भी जिक्र कर देता तो वह लड़का उसे और भी ज्यादा दे देता। लेकिन यह बात काफी चिढ़ाने वाली थी कि उन्होंने उस लड़के को बाकी वर्कर्स के मुकाबले ज्यादा पैसे दिए थे। यहां तक कि उसने अपने हिस्से का कुछ भाग उस नकली सुपर ह्यूमन को भी दे दिया था। सर्वो ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा कि वह कोई सुपर ह्यूमन नहीं है और उसे एक सबक सिखाना बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या उसके पास कोई अच्छा प्लान है, और लीडर ने उससे पूछा कि क्या उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उस बेवकूफ के पास जरूर कोई अजीब सी एबिलिटी थी। उसने कहा कि वे पहले से ही उसका राज जानते हैं और वे उसे सबक सिखाने वाले हैं। ऐसा कहते हुए उसने सारे लेवल 0 कोर्स को अपने हाथों से कुचल दिया, क्योंकि वह उसे दिखाने वाला था कि यह दुनिया असल में कितनी खतरनाक हो सकती है। एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग में किम ने कहा कि पैसा सच में बहुत कमाल की चीज है।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी ऐसी जगह मसाज कराने के दिन भी देखेगा। यह गेम हकीकत के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर था। लेकिन तभी थेरेपिस्ट ने उसकी बांह को जोर से दबाया। किम ने सोचा कि उसने होटल में पूरे 3 दिन आराम से गुजारे हैं, लेकिन फिर भी उसका शरीर टूट रहा है। अब से उसे म्यूटेंट ट्रेट का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना होगा। ट्रेट्स को आपस में बदलना उतना भी आसान नहीं था जितना वह सोचता था। उसका शरीर उसके ट्रेट्स के हिसाब से बदल जाता था, और उसका शरीर जितना ज्यादा बदलता, उसके साइड इफेक्ट्स उतने ही खतरनाक होते जाते। अब प्रॉब्लम यह थी कि वह अपने ट्रेड्स के इस्तेमाल को लिमिटेड रखते हुए इस दुनिया में कैसे जिंदा बचेगा। तभी उसने खिड़की से बाहर कुछ अजीब देखा। वह सोचने लगा कि क्या यह आयरन फिस्ट गैंग है, क्योंकि वे अभी भी उसी घमंड के साथ सड़कों पर घूम रहे थे। आर्केन सोल की दुनिया पर लोकल गैंग्स का राज चलता है, न कि कानून का। यह बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि चारों ओर इतने सारे मॉन्स्टर्स थे और लोग सुपर ह्यूमंस पर ही निर्भर रहते थे। उसने कम से कम पहला हिस्सा तो पार कर लिया था, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह पर सिर्फ अपने ट्रेड्स के भरोसे रहना बेवकूफी होगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने खुद से कहा कि आखिर में सब कुछ आइटम्स के दम पर ही तय होता है। वह सोल की एक आइटम शॉप में जाता है। एक महिला पूछती है कि क्या वह युवा लड़का वहां कुछ चीजें बेचने आया है, और वह कंफर्म करता है कि उसके पास मॉन्स्टर्स के कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं। उसने नीचे देखते हुए कहा कि वह उसे पहले ही वार्निंग दे देना चाहती है, वे लेवल 0 कोर्स नहीं खरीदते। किम ने उसे बताया कि वह यह बात पहले से जानता है और वह कुछ और बेचना चाहता है। उस कोर को देखकर वह लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। उसने पूछा कि क्या यह एक लेवल 2 मना कोर है, और किम ने कॉन्फर्म करते हुए उसे एक बार अच्छे से देखने को कहा। उसने सोचा कि उसे इस तरह हैरान देखना काफी मजेदार था, और होटल के कमरे में की गई उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई थी। उसने अपने पास मौजूद हर चीज को फ्यूज कर दिया था, और भगवान का शुक्र है कि वह एक लेवल 2 माना कोर बनाने में कामयाब रहा। इसकी कीमत इसके लेवल के हिसाब से बदलती थी, इसलिए इसे सबसे ऊंचे दाम पर बेचने का यही एकमात्र तरीका था। उस लड़की ने उस कोर के बदले उसे 4.77 मिलियन वन थमा दिए, और किम ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा कि क्या वे वहां वेपन्स या आर्मर भी बेचते हैं, और उस महिला ने कंफर्म करते हुए उसे अपने पीछे आने को कहा। किम स्टॉक रूम के दरवाजे के अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। उसने देखा कि वहां हर एक चीज मौजूद थी, यह सोचते हुए कि ये बिल्कुल वही बेसिक आइटम्स थे जिनका इस्तेमाल वह गेम में किया करता था। उस लड़की ने उसे आराम से देखने को कहा, और किम ने मन ही मन सोचा कि अब खुद को गियर अप करने का वक्त आ चुका है। उसने कई सारे वेपन्स उठाकर अपने बैकपैक में रख लिए। जैसे ही वह सड़क पर बाहर आता है, वह कहता है कि अब आखिरकार ऐसा लग रहा है जैसे वह आर्केन सोल खेल रहा है। तभी एक महिला की आवाज किम को टोकती है, एक्सक्यूज मी। वह पूछती है कि क्या वह कोई मर्सनरी है, क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। किम मना कर देता है और उसे किसी और को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की उसके हाथ में पैसे थमा देती है और कहती है कि वह यहां एक बिजनेस ट्रिप पर आई है, पर यहां का आयरन फिस्ट गैंग बहुत डरावना है। वह जानना चाहती है कि क्या वह अपार्टमेंट के रास्ते तक उसकी रक्षा कर सकता है। किम सोचता है कि बॉडीगार्ड बनने के लिए 500,000 वन मिलना एक डेली क्वेस्ट जैसा है, और शायद उसे यह काम ले लेना चाहिए। उसके कंधे को छूते हुए वह कहता है कि वह खतरे में पड़ी किसी महिला को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। वह आगे इशारा करता है और पूछता है कि क्या उन्हें अब चलना चाहिए। वे शहर के बाहरी इलाके की एक गली में जाते हैं। लड़की कहती है कि वे बस पहुंचने ही वाले हैं। किम सोचता है कि यह जगह कितनी अजीब है, क्योंकि यहां लोगों की बात तो दूर, जमीन पर एक चींटी तक दिखाई नहीं दे रही है। वह लड़की एक गली में घुसती है और कहती है कि उनका अपार्टमेंट इसी सड़क के आगे है। सावधान होते हुए किम अपना सिर घुमाकर देखता है। वह अंधेरे में उस लड़की को देखता है जो कह रही थी कि वे बस पहुंच ही गए हैं। वॉरियर कहता है कि यहां बहुत अंधेरा है और वह ठीक से देख नहीं पा रहा है। तभी उसे नाइट विजन ट्रेट हासिल होता है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अंधेरे में उसे एक गन दिखाई देती है। वह लड़की उस पर गोली चलाने के लिए तैयार थी और कहती है कि यह मर्सनरी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सावधान है। किम सोचने लगा कि उसके पास गन क्यों है।
और क्या यह औरत उसके लिए कोई ट्रैप बिछा रही थी? लेकिन तभी सर्वो उसका रास्ता रोकते हुए पूछता है कि उसका जूनियर कहाँ भागा जा रहा है। वह कहता है कि ऐसी सिचुएशन में उससे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। किम पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। सर्वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस वह एक नंबर का बेवकूफ है और इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। किम उल्टी दिशा में भागकर बचने की कोशिश करता है और लीडर पूछता है कि कोई इस तरह बातचीत शुरू करके अचानक कैसे भाग सकता है। वह अपने लोगों को वॉरियर पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है। गोली सीधे किम की पीठ पर लगती है। वह एक सीढ़ी के नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। सर्वो शिकायत करता है कि उसे उसकी पीठ पर नहीं बल्कि पैरों पर गोली मारनी चाहिए थी। लड़की कहती है कि उसके भाग जाने से तो यह कहीं बेहतर था और लीडर को लगता है कि किम की जान जा चुकी है। वह म्यूटेंट बनने के बाद वापस इंसान में बदला था, इसलिए सर्वो को पूरा यकीन था कि कोई न कोई मेज उसकी लाश को अच्छे दाम में खरीद लेगा। उसका एक साथी कहता है कि वह फिलहाल किम का बैग और उसके वेपन्स उठा लेता है। सर्वो कहता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे पहले यही करेंगे। लेकिन तभी वहां से लाश गायब हो जाती है और वह सोचने लगता है कि वह कहां गई। अचानक छत का एक शीशा टूटकर गिरता है और सर्वो के एक साथी की गर्दन के पीछे जा लगता है। वे सोचने लगते हैं कि वह क्या था और सर्वो जानना चाहता है कि क्या किम अभी भी जिंदा है। वह युवा लड़का उससे कहता है कि वह इस पर शर्त लगा सकता है, क्योंकि वह ऐसे किसी इंसान के हाथों अपनी जान नहीं गंवाने वाला जो भलाई का बदला बिट्रे से देता है। वह आर्मर शॉप से पहले ही एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर निकला था और इसी वजह से उसे वह ट्रेट मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी, प्ले डेड। सर वो चिल्लाता है कि उसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किम पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका होता है। वह पूछता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? किम कहता है कि उसने सर्वो की जान बचाई थी और अब वह उसकी जान ले लेगा। ऐसा कहते हुए वह ग्रुप के लीडर को डांटता है। वह उस आदमी के चेहरे पर एक पंच जड़ता है जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है। सर्वो उठने की कोशिश करता है और जमीन पर बैठ जाता है। वह किम को किक मारने की कोशिश करता है जिससे वह युवा लड़का आसानी से चकमा दे देता है। किम कहता है कि सर्वो को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए था और अपने सेवियर की जान लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। वह उसके चेहरे पर एक और पंच मारता है। किम जैसे ही उसके चेहरे को कुचलने के लिए तैयार होता है, वह लड़की उससे पहले ही एक गोली चला देती है और पूछती है कि क्या सर्वो ठीक है। किम अपनी घायल बांह को देखता है और सोचता है कि वह बहुत लापरवाह हो गया था, क्योंकि अर्केन सोल में सबसे डरावनी चीजें मॉन्स्टर्स या म्यूटेंट्स नहीं बल्कि इंसान होते हैं। वह बहुत सीधा था और लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता था और अब वह यह गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। गन निकालते हुए वह उस लड़की के हाथ पर गोली मारता है जिससे उसकी गन दूर जा गिरती है और उसकी अगली गोली ग्रुप के एक दूसरे मेंबर के कंधे पर लगती है। किम कहता है, खेल पहले ही खत्म हो चुका है। किम सावधानी के तौर पर सर्वो की तरफ दीवार पर फायर करता है और वह आदमी उसे किक मारने की कोशिश करता है। वॉरियर ने इस चाल की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह बमुश्किल बच पाता है और उसके हाथ से गन छूट जाती है। तभी सर्वो के पैर पूरी तरह बदल जाते हैं। वह उसी पल सुपर ह्यूमन अवेकनिंग से गुजरने में कामयाब हो गया था। किम सोचता है कि इस गेम को बनाने में बहुत ही घटिया काम किया है। सुपर ह्यूमन अवेकनिंग एक ऐसी चीज है जिससे गेम के सभी प्लेएबल कैरेक्टर्स गुजर सकते हैं। इसे गेम का एक बेसिक ग्रोथ सिस्टम माना जाता है। आर्केन सोल की दुनिया के हिसाब से एक लेवल 1 सुपर ह्यूमन इतना मजबूत होता है कि वह राइफल से लैस किसी आम इंसान को भी खतरे में डाल सकता है। दूसरे शब्दों में, अब किम को सिर्फ अपने खाली हाथों से एक सुपर ह्यूमन का सामना करना था। सर्वो किम की नजरों से गायब हो जाता है और वह युवा लड़का सोचने लगता है कि वह कहां गया। वह अवेकेंड इंसान अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा था। सर्वो की एबिलिटीज थीं स्टीरियोस्कोपिक मूवमेंट और किक। यह स्टीरियोस्कोपिक मूवमेंट की पावर यूजर को अपने पैरों के अविश्वसनीय लचीलेपन का इस्तेमाल करके आजादी से घूमने देती है। किम ने ध्यान दिया कि उसने बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने के लिए अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। सर्वो चिल्लाता है कि वह वॉरियर को नरक में भेजने वाला है और किम को इस वार से बचना होगा। वॉरियर उस हमले से बचने के लिए नीचे की तरफ लुढ़क जाता है।
वह अवेकेंड इंसान पूछता है कि वह बचने में कैसे कामयाब रहा, और वह जमीन से दोबारा उस लड़के की तरफ उछलता है। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ चिल्लाता है कि इस बार वह बचकर नहीं भाग पाएगा। किम कहता है कि उसका बचने का कोई इरादा नहीं है। वह उस किक को रोकने के लिए एक एक्सपैंडेबल बैटन का इस्तेमाल करता है और उसे एक जानवर कहता है, यह सोचते हुए कि इस वेपन को खरीदना एक बहुत अच्छा डिसीजन था। कुछ घंटे पहले आर्मरी में वह सोच रहा था कि क्या गन खरीदना फायदेमंद है, लेकिन चूंकि वॉरियर किम एक वॉरियर क्लास का कैरेक्टर है, इसलिए भले ही वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, एक गन को संभालने की उसकी अपनी एक लिमिट होती है, और इसी वजह से उसने एक वॉरियर क्लास का वेपन भी खरीद लिया था और उस बैटन को अपने हाथ में उठा लिया था। हर कैरेक्टर के पास ऐसे वेपन्स और ट्रेट्स होते हैं जो उनकी क्लास के लिए सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, और यही वजह है कि सर्वो को हराने के लिए उसे एक क्लोज रेंज वेपन और वॉरियर के लिए सही ट्रेट्स का इस्तेमाल करना था। किम सीधे सर्वो के कंधे पर वार करता है और उसे अटैक ट्रेट हासिल होता है। उसकी क्लास का यह पहला खास ट्रेट था। इस वक्त वह एक डाउन स्लैश, एक अप स्विंग और एक थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार एक साइड स्लैश के साथ अपने वॉर के सिलसिले को खत्म करता है। सर्वो बचते हुए साइड में देखता है और किम के सिर पर एक हाई किक मारने की कोशिश करता है। किम सोचता है कि वह इस मौके से कैसे बचेगा, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद वह अब रुक नहीं सकता। इसलिए भले ही उसकी कोई हड्डी क्यों ना टूट जाए, वह अपना अटैक जारी रखेगा। वह सीधे सर्वो की जांघ पर वार करता है। वह किक सीधे किम के हाथ पर लगती है और वह बैटन उस अवेकेंड इंसान की जांघ को घायल कर देता है। उस वेपन के चारों ओर एक बार फिर से एक ऑरा घिर जाती है, क्योंकि वॉरियर ने कॉम्बो ट्रेट हासिल कर लिया था। यह शुरुआती स्टेज के लिए सबसे बेहतरीन वॉरियर क्लास ट्रेट माना जाता है। सर्वो पर हमला करने के लिए अटैक और कॉम्बो का इस्तेमाल करते हुए वह अवेकेंड इंसान उससे रुकने की भीख मांगता है, लेकिन किम सीधे उसके पेट पर आखिरी वार जड़ देता है, जिससे सर्वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरने लगीं, किम अवेकेंड सर्वो को हराने के लिए भगवान का शुक्रगुजार हुआ। उसका हाथ थोड़ा लाल होने लगा था। वह इस अजीब सेंसेशन को देखकर हैरान था, क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। फिर भी उसे अपने अंदर कुछ उमड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वह सोच ही रहा था कि यह क्या हो सकता है। तभी वहां एक धमाका हुआ। यह वही दिन था जब उसे आर्केन सोल की दुनिया का एक कड़वा सच पता चला। वह सुपर ह्यूमन लेवल 1 वॉरियर किम के रूप में अवेकन हो चुका था। उसने अपना हाथ खोला, जिसके चारों ओर एक ऑरा घिरी हुई थी। मुट्ठी बंद करते हुए उसने सोचा, मैं अब एक सुपर ह्यूमन हूं। किम अपनी इस नई पावर को लेकर खुशी से चिल्ला उठा, क्योंकि अब उसे न सिर्फ मर्सिनरी के ऊंचे दाम वाले काम मिलेंगे, बल्कि कम ब्याज पर लोन भी मिल सकेगा। तभी सिगार हाथ में लिए एक आदमी ने पूछा, क्या तुमने यह कर दिखाया? किम पीछे मुड़ा, क्योंकि उसके सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा था। यह आयरन फिस्ट किम था, जो इस गेम में वॉरियर किम के बाद मिलने वाला दूसरा बेसिक कैरेक्टर था। वह एक प्रोस्थेटिक आर्म वाला रीइंफोर्स्ड सोल्जर था, जो गन्स और सटीक निशानों में माहिर था। प्रॉब्लम यह थी कि वह आयरन फिस्ट गैंग का लीडर था। किम को एहसास हुआ कि उसने उनके इलाके में लड़ाई की है और उन्हें बुरी तरह उकसा दिया है। उस सोल्जर ने पूछा कि यहां तमाशा खड़ा करने से पहले क्या वह जानता भी था कि वह कहां खड़ा है। उस युवा लड़के ने जवाब दिया कि उस पर हमला हुआ था और वह वहां खुद को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। गैंग लीडर ने अपनी गन लोड की और पूछा कि क्या हमला करने वाले आयरन फिस्ट गैंग से भी ज्यादा डरावने थे। किम जानता था कि अगर वह लड़ता रहा तो बिना वजह अपनी जान गंवा बैठेगा, लेकिन उस सोल्जर ने गन सीधे उसके सीने पर अड़ा दी। उसने किम से कहा कि उसने एक बहुत ही घटिया डिसीजन लिया है, क्योंकि अब वह उसे दिखाने वाला है कि उसके इलाके में गड़बड़ करने का क्या अंजाम होता है। किम ने उसे एक खतरनाक नजर से देखा। उसने पूछा, क्या ऐसा है? और कहा कि वह सोल्जर एक चीज इग्नोर कर रहा है, गन को अपने हाथ में पकड़ते हुए और यह कहते हुए कि वह इतनी आसानी से जान गंवाने वालों में से नहीं है। उसने ट्रिगर दबा दिया। सोल्जर ने सोचा कि किम ने खुद गन से फायर किया था। किम उठते हुए सोचने लगा कि वह क्या था,
क्योंकि उसे सिर्फ गुदगुदी महसूस हुई थी। अपने रिजेनरेशन ट्रेट की वजह से वह पहले ही ठीक हो रहा था। सोल्जर ने कहा कि उसकी एबिलिटी बहुत मजेदार है। किम जानता था कि यह रिजेनरेशन ही है, जो कि वूंड रिकवरी ट्रेट का विकसित रूप है। एक ऐसा ट्रेट जो आपको सिर्फ सुपर ह्यूमन बनने के बाद ही मिल सकता है। अगर उन्होंने उसे कमजोर आंका तो खेल खत्म हो जाएगा। उसने एक ब्लफ देने का फैसला किया। उसने अनाउंस किया कि वह सिर्फ किस्मत के भरोसे जिंदा नहीं बचा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। अगर वे वॉरियर किम से उलझेंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सोल्जर ने उसका नाम दोहराया और कहा कि उसे उसकी हिम्मत पसंद आई। वह इस बार उसे जाने देगा। लेकिन अब किम उसके कर्ज के नीचे दब चुका था। किम के कंधे को छूते हुए उसने कहा कि वह इस बात को अच्छे से समझ ले कि इसका क्या मतलब है। वॉरियर ने कहा कि वह इसे याद रखेगा। ये सोचते हुए कि क्या उस सोल्जर ने उसे पहचान लिया है, गैंग लीडर ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगली बार मिलकर काम करने का सजेशन दिया। किम ने इस पर सोचा। आयरन फिस्ट गैंग किसी को बिट्रे करने वालों में से नहीं थी और यहां एक कनेक्शन बनाना कोई बुरा फैसला नहीं होगा। उसने कहा, यह सुनने में अच्छा लग रहा है। उसने उस आदमी का लोहे का हाथ पकड़ा और कहा, फिर मिलेंगे। जैमसिल सुपर ह्यूमन टावर पहुंचकर किम ने सोचा कि गेम में देखने और रियलिटी में देखने में बहुत अंतर था। यह वाकई एक शानदार नजारा था। यह उसके होम टाउन से बिल्कुल अलग था। एक लड़की ने सुपर ह्यूमन टावर में आने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा कि क्या वह कोई मदद कर सकती है, और किम ने सोचा कि वह बहुत खूबसूरत है। वह सोचने लगा कि क्या वह कोई एनपीसी है। लड़की ने बताया कि अगर वह अपना सर्टिफिकेट लेने आया है तो उसे वहां लगी मशीन के पास जाना चाहिए ताकि उसके माना और ट्रेट सर्किट को मेजर किया जा सके। किम ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने सोचा कि उसके बिना पूछे ही उस लड़की ने उसे रास्ता दिखा दिया, जिससे साफ था कि वह बिल्कुल एक रूकी जैसा दिख रहा था। खैर, एक बार सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद उसकी असली जिंदगी शुरू होने वाली थी। तभी कुछ अजीब हुआ जिसने किम का ध्यान खींचा। लोग हाथ जोड़कर कहने लगे कि सेंट यहां आ चुकी हैं। किम ने सोचा कि वह एक अनोखा एयरशिप था। बिल्डिंग के फर्श पर एक रून छप गया था। यह ऑर्डर ऑफ द ओल्ड फादर का सिंबल था। वह सोचने लगा कि एक बॉस यहां क्या कर रही है। वह अभी भी ट्यूटोरियल टाइमलाइन में था और वह एक सेंट थी, कोई बॉस नहीं। इसी बीच लोग उनके सामने प्रेयर करने लगे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह खुलासा होता है कि वह ऑर्डर असल में एक कल्ट है जो रिलीजन के भेष में छिपा है और वे आम लोगों पर अंधाधुंध हमले करना शुरू कर देते हैं। लोग सोचने लगे कि क्या सेंट यहां माना मेजर कराने आई हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वह अपना लेवल रिन्यू कराना चाहती होंगी। सेंट के चारों ओर एक आभा घिर गई। वह आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। किम ने टिप्पणी की कि यह काफी शोर शराबे वाला माना माप लग रहा है। सर्किट पीले रंग में बदल गए। वह आभा धीरे धीरे गायब होने लगी। आसमान की तरफ देखते हुए सेंट मुस्कुराती रहीं। नागरिक डर और आशंका के साथ प्रार्थना कर रहे थे। सेंट एक प्रीस्टेस क्लास थीं, जिनका माना लेवल 8 था और 6 परतों वाला सर्किट यानी 6 लेयर सर्किट था। चारों ओर सेंट के ट्रेट्स और उनकी 6 स्किल्स की कानाफूसी चल रही थी। लेकिन किम ने विचार किया कि यह इन सब चीजों के लिए खुशी मनाने का समय नहीं था। एक लेवल 8 सुपर ह्यूमन की तुलना एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्क्वाड्रन से की जा सकती थी। एक चलता फिरता राष्ट्रीय स्तर का सुपर पावर, जिसके पास भविष्य में पूरे सियोल को तबाह करने की ताकत थी। लेकिन अगर वह यह बात अभी किसी से कहता तो लोग उसे पागल समझकर उस पर पत्थर फेंकने लगते। फिलहाल वह सिर्फ अपना माना मापने वाला था। अगर उसके जैसे नए लड्डचके के पास 6 स्किल्स दिखीं तो यह बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगा। इसलिए उसने इसे घटाकर सिर्फ 3 करने का फैसला किया। सेंट ने अचानक साइड में देखा। उनके अधीनस्थों ने पूछा कि क्या बात है, और उन्होंने कहा कि किम कुछ अलग है। वह उसके पीछे चली गईं और बोलीं कि उसके पास काफी दिलचस्प क्षमता है। किम चौंक गया और सेंट से थोड़ा पीछे हट गया। वह सोचने लगा कि उस बॉस ने अभी क्या कहा। उसने किसी तरह यह भांप लिया था कि किम ने अपने ट्रेड्स को आपस में बदला था। किम ने अपनी स्किल्स से खुद को लैस कर रखा था। एक सैनिक ने पूछा कि सेंट उससे क्यों बात करेंगी, क्योंकि वह तो एक साधारण इंसान जैसा दिख रहा था।
सेंट ने किम का हाथ पकड़ डीएच लिया। उन्होंने पूछा कि क्या वह उसका नाम जान सकती है, और उस युवा लेड डीएचके ने अपना परिचय वॉरियर किम के रूप में दिया। उसने उस एकमात्र कारण के बारे में सोचा जिसकी वजह से आर्केन सोल में एक प्रीस्टेस किसी का नाम पूछ सकती थी। सेंट ने कहा कि वह ऑर्डर ऑफ द ओल्ड फादर की तरफ से उसे बपतिस्मा यानी बैप्टाइज देने आई हैं। ओल्ड फादर, जो कि ब्लैक गोल्ड थ्रोन के भगवान हैं, उन्हें हमेशा किम जैसी दुर्लभ ताकतों की तलाश रहती थी। उसने किम से आत्मसमर्पण करने यानी सबमिट करने और इस नरक जैसी दुनिया में शांति पाने के लिए कहा। आसपास खड़ी डिडीढे लोग जलन भरी नजरों से कानाफूसी करने लगे कि ओल्ड फादर की पहली बेटी खुद सामने आकर इसे बपतिस्मा। किम ने इस पूरी स्थिति को कोसा। अगर वह बपतिस्मा ले लेता और उसे बैप्टिज्म ट्रेट मिल जाता तो उसके पास इस ऑर्डर का पादरी यानी पैलेडिन बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि उसे पता था कि दक्षिण कोरिया के खिलाफ होने वाले युद्ध में यह ऑर्डर ऑफ द ओल्ड फादर गेम के मुख्य किरदारों के हाथों पूरी तरह तबाह होने वाला है। उसने अपने हाथ में ताकत लगाई और खुद को सेंट की पकड़ डीएच से दूर खींच लिया। उसने सोचा कि वह एक ऐसे गुट यानी फैक्शन पर अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहता जिसका अंत तय है। देखने वाले लगातार बुदबुदा रहे थे। किम ने साफ कह दिया कि वह बपतिस्मा लेने से इनकार करता है। सेंट को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुना है, पर वॉरियर ने मना करते हुए कहा कि वह पूरी तरह सीरियस है। सेंट ने कहा कि वह सेवा करने या इनकार करने के लिए पूरी तरह आजाद है, लेकिन ओल्ड फादर की नजर उस पर पडीडीडीएच चुकी है। उन्होंने किम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह यह न भूले कि एक पवित्र बीज यानी सेक्रेड सीड अब उसके अंदर अपनी जड़ीढें जमा चुका है, और अगर वह इस छोटे से बीज को नहीं हरा पाया तो उसकी इस कमजोर आजाद इच्छा यानी फ्री विल का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। किम घुटनों के बल बैठ गया और उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा। देखने वाले हैरान थे कि एक नए लड्डचके यानी रुकी ने बपतिस्मा ठुकराने की हिम्मत कैसे की, और वे उस पर तरस खाने लगे। किम डिवाइन फीवर यानी दैवीय बुखार की चपेट में आ चुका था, जहां सजा के तौर पर उसे असीमित दर्द से गुजरना था। उसने सोचा कि वह इसके लिए तैयार था, पर फिर भी यह दर्द ऐसा था जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। डिवाइन फीवर इस गेम के सबसे खतरनाक डिबफ्स में से एक है। यह इंसान को असहनीय जलन का दर्द देकर उसका जीना मुश्किल कर देता है, और इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बपतिस्मा लेना ही है। उसने भविष्य का सोचकर इनकार तो कर दिया था, पर ऐसा लग रहा था कि वह यहीं अपनी जान गंवा बैठेगा। दर्द के मारे उसकी आंखें पलटने लगीं और वह होश खोने लगा। तभी अचानक उसके चेहरे पर पानी फेंका गया। किम ने सोचा कि यह कौन है? ये वही लॉर्ड्स की थी जिसने पहले उसे रास्ता दिखाया था। वह पूछ रही थी कि क्या वह ठीक है। डिवाइन फीवर के असर वाले इंसान की मदद कोई नहीं करता था, क्योंकि सबको डर रहता था कि कहीं इसका साइड इफेक्ट उन तक न फैल जाए। किम उसके प्रति शुक्रगुजार हुआ। उसने फैसला किया कि वह थोड़ी देर और इस दर्द को झेलेगा। ऐसा करते ही किम ने डिवाइन रेजिस्टेंस ट्रेट हासिल कर लिया। वह आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे बैप्टिज्म को मना नहीं किया था। उसकी कल्पना में एक ऑरा फैलने लगी। पहली शर्त डिवाइन रेजिस्टेंस हासिल करना था। अब वह अपने अंदर और ज्यादा माना इकट्ठा करने वाला था। उसने इस ट्रेट को अपने शरीर में सेट कर लिया। वह लड्डचकी लगातार उस पर पानी फेंक रही थी। किम ने विचार किया कि इस दर्दनाक स्थिति में यह पानी उसे जीवन के अमृत जैसा महसूस हो रहा था। उसे इस बिल्कुल अलग एहसास पर ध्यान लगाना था। एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ पानी, जो उसके बिल्कुल कोर में इकट्ठा हो रहे थे। एक तरफ जलता हुआ दर्द और दूसरी तरफ ठंडी सोच। उसने इस आग को बुझाने के लिए अपने अंदर के माना का इस्तेमाल किया, जिससे डिवाइन फीवर की सारी एनर्जी बाहर निकल गई। हवा के एक जबरदस्त झोंके ने उस गाइड लड्डेचकी को दूर धकेल दिया। किम ने माना बैरियर ट्रेट हासिल कर लिया। उसने सोचा कि आखिरकार उसे वो ट्रेट मिल ही गया जो एक डिफेंसिव वॉरियर के पास होना चाहिए, जिसे माना बैरियर कहते हैं। गाइड ने पूछा कि क्या वह ठीक है, और किम ने कहा कि हाँ, वह सिर्फ उसकी वजह से ठीक है। आसपास के लोग हैरान होने लगे कि
उसने बिना बैप्टिज्म लिए डिवाइन फीवर को कैसे हरा दिया? किम ने मन ही मन सोचा कि उसने इसे पूरी तरह नहीं हराया है। यह बैरियर तो बस कुछ समय का इंतजाम था, पर कम से कम वह उस जलते हुए दर्द से आजाद हो चुका था। वह काली आग अब ठंडी हो चुकी थी। उसने कहा कि अब उसके माना को मापने का समय आ चुका है। मशीन का बार भरने लगा। एक आवाज ने ऐलान किया कि माप पूरा हो चुका है। स्क्रीन पर दिखाई दिया वॉरियर किम, माना लेवल 1, 6 परतों वाले सर्किट के साथ। लोग बातें करने लगे कि वह एक सुपर रुकी है और इसी वजह से सेंट उसे अपने साथ चाहती हैं। पर किम ने सोचा कि उसने बहुत ज्यादा ध्यान खींच लिया है। उसका मकसद तो शांति से मजबूत बनना था। गाइड ने उसे बधाई देते हुए कहा कि उसने शुरुआत से ही 6 परतों वाला सर्किट रखने वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसने पूछा कि क्या उन्हें अब उसका सुपर ह्यूमन लाइसेंस लेने चलना चाहिए, जो अभी भी सुपर ह्यूमन टावर में ही जारी होना था। लड्ढनकी ने उसे लाइसेंस थमाते हुए एक ऑफिशियली सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन बनने पर बधाई दी। किम ने सोचा कि इसे पाने के लिए उसने कितनी कड़ी मेहनत की थी। लड्ढकी ने उसे लेवल 1 के सारे खास प्रिविलेजेस को समझाने का ऑफर दिया, पर वॉरियर ने मना करते हुए कहा कि वह पहले से सब जानता है। उसने गिनाना शुरू किया, कम फीस, हथियार ले जाने का हक, और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा उसे फीस से पूरी छूट मिल जाएगी, गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी और सभी तरह के ट्रांसपोर्ट और फायदों तक उसकी पहुंच होगी। गाइड ने कमेंट किया कि उसे बहुत अच्छी जानकारी है। किम ने कहा कि वह सुपर ह्यूमनोलॉजी का डॉक्टर है। खैर, उसे समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। उसने पूछा कि क्या यहां से बिना भीडीएच के सामने आए चुपचाप निकलने का कोई रास्ता है? लड़की मान गई और बोली कि उसने पहले से ही एक रास्ता तैयार कर रखा है। किम उसके इस व्यवहार से हैरान था। उसने किम से चिंता न करने और अपने पीछे आने को कहा। वॉरियर ने उसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। उसने किम को एक क्लोक भी दिया और एक सीक्रेट पैसेज दिखाया। गाइड ने कहा कि उसे दूसरों की मदद करने में कोई ऐतराज नहीं है। किम ने स्टेल्थ ट्रेट हासिल कर ली और सोचा कि उसे बैठे बिठाए एक फ्री स्किल मिल गई। गाइड ने आगे इशारा करते हुए कहा कि वह वहां से बाहर निकल सकता है। नियम उसे सिर्फ यहीं तक आने की इजाजत देते हैं। वॉरियर ने कहा कि यह उसके लिए बहुत है और लड्डचकी ने कहा कि कोई बात नहीं। किम ने मन ही मन सोचा कि वह नहीं जानता था कि अर्केन सोल में इतना दयालु इंसान भी रह सकता है। वह खूबसूरत भी है। जब वह मजबूत बन जाएगा तो वह उसका यह एहसान जरूर चुकाएगा। वह सोचने लगा कि उसका नाम क्या है और तभी उसे याद आया कि उसके पास उसका बिजनेस कार्ड है। जैसे ही उसने कार्ड पर नाम पढ़ा, किम के होश उड़ गए। उसका नाम बेक्स सोरेन था। वह इस पूरे गेम के 3 सबसे मजबूत कैरेक्टर्स में से एक थी। एक ऐसी बेकाबू बजर्कर जो हमेशा एक बहुत ही डरावने रूप में दिखाई देती थी। उसने सोचा कि उसका चेहरा जाना पहचाना तो लग रहा था, पर गेम में वह हमेशा इतनी खौफनाक दिखती थी कि वह कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। यह सोचना भी अजीब था कि बेक सोरेन असल में इतनी दयालु थी। वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। किम ने अपने मिशन के आखिरी स्लाइम को काट कर ढेर कर दिया। उसने सोचा कि एक सुपर ह्यूमन होना भी सच में बहुत थका देने वाला काम है। वह पूरे 1 हफ्ते से लगातार इस मॉन्स्टर केव को साफ कर रहा था और अब पूरी तरह टूट चुका था। जमीन पर बैठते हुए उसने कहा, आखिरकार इस केव का काम खत्म हुआ। इतनी जल्दी थक जाने की वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत खराब चल रही थी। यह सब इसलिए था क्योंकि उसे अपना पूरा ध्यान और स्टैट्स सिर्फ माना बैरियर बनाए रखने में लगाने पड़ रहे थे। अगर वह इस केव की क्लीनिंग के हिसाब से अपने स्टैट्स को कस्टमाइज कर पाता तो यह काम घंटों पहले ही खत्म हो गया होता। पर इस बकवास डिबफ की वजह से वह कोई दूसरा काम भी नहीं ले सकता था। इसलिए इस डिवाइन फीवर से छुटकारा पाने के लिए उसे नेक्टर नाम के एक पोशन की सख्त जरूरत थी। पर वह इतना महंगा था कि यह क्लीनिंग का काम उसका खर्च भी नहीं निकाल सकता था। तभी किम की जेब में उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वह सोचने लगा कि यह डायरेक्टर चॉय उसे और कितनी बार कॉल करने वाला है। यह सच में एक सिरदर्दी थी। उसने कहा कि अब बहुत हुआ, पर तभी एक बेहतरीन आइडिया आने पर उसने खुद को फोन काटने से रोक लिया। वह सियोनजू एजेंसी जाता है।
डायरेक्टर कहता है कि उस इंसान से मिलना सच में सम्मान की बात है, जिसने बिना बैप्टिज्म के डिवाइन फीवर को हरा दिया। एक ऐसा आदमी जिसने शुरुआत ही 6 लेयर्स वाले सर्किट के साथ की थी। किम सहमत हुआ और बोला कि बस चीजें इसी तरह मुड़ गईं। उसने पूछा कि क्या डायरेक्टर को उसके द्वारा मांगा गया काम मिल गया है, जिस पर चॉय शिकायत करने लगा। वह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि नेक्टर एक ऐसी दवा है जो सिर्फ लेवल 5 सुपर ह्यूमंस या उससे ऊपर के लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मिल सकती है। किम ने वार्निंग दी कि अगर वह इसे नहीं ला सका तो वह चला जाएगा, पर डायरेक्टर ने उससे रुकने की भीख मांगी। यह एक कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, और बेशक वह इसे हासिल करने में कामयाब रहा था। किम ने सोचा कि डायरेक्टर चॉय होने के नाते वह जानता था कि वह कोई न कोई ऐसी रिक्वेस्ट ढूंढ ही निकालेगा जिसमें इनाम के तौर पर नेक्टर मिले। उसने मिशन के बारे में पूछा। डायरेक्टर ने मेज पर एक टैबलेट रखा और पूछा कि क्या उसने नंबर 1 सिक्योरिटी के बारे में सुना है। किम ने कहा कि वह इसका नाम पहली बार सुन रहा है और अंदाजा लगाया कि यह कोई सिक्योरिटी कंपनी होगी। चॉय ने समझाया कि यह एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी यानी पीएमसी है, जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक कपल हैं, जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स फैमिलीज से ताल्लुक रखते हैं। वॉरियर ने कहा कि इतने अमीर परिवार को इस तरह की रिक्वेस्ट करने के लिए पक्का किसी मुश्किल चीज की जरूरत होगी। चॉय ने जवाब दिया कि उनका बेटा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वह 20 साल से ऊपर का हो चुका है, पर अभी तक एक सुपर ह्यूमन के रूप में अवेकन नहीं हो पाया है। किम ने पूछा कि मार्शल आर्ट्स जानने वाले 2 पेरेंट्स होने के बाद भी क्या ऐसा पॉसिबल है। डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि उसके पास लेवल 8 मना इकट्ठा हो चुका है, पर वह अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। डायरेक्टर ने उनकी शर्त बताई कि उन्हें एक लेवल 1 वॉरियर टाइप या उससे ऊपर का सुपर ह्यूमन चाहिए, जो किम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वॉरियर मुस्कुरा उठा और बोला कि वह वहां जाकर उन्हें देखेगा, एक खूबसूरत और आलीशान मैंशन में। चॉय घबराहट में अपने पैर हिला रहा था। उसने कहा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बहुत बिजी रहते हैं और वे लेट होने वालों में से नहीं हैं। किम सोचने लगा कि यह घर कितना महंगा होगा। तभी एक महिला ने उन्हें इतना इंतजार कराने के लिए माफी मांगी। वे उनके क्लाइंट्स थे, एसईओ जुंगजू और ली मीरी। चॉय ने झुककर अभिवादन किया और कहा कि कोई बात नहीं, और उनके समय के लिए शुक्रिया अदा किया। किम ने भी वैसा ही किया, ये सोचते हुए कि वे दोनों कम से कम लेवल 6 सुपर ह्यूमंस होंगे। उन दोनों के पास भारी मात्रा में माना मौजूद था। जुंगजू ने शिकायत की कि वह किम को सिर्फ देखकर ही बता सकता है कि वह बहुत कमजोर है। मिरी ने उसे इस तरह बात न करने को कहा और अपने पति को वापस अपने कमरे में जाने का सजेशन दिया। वह आदमी बुदबुदाते हुए बैठ गया और उस महिला ने उन दोनों को भी बैठने के लिए कहा। क्योंकि वे इतनी दूर आए थे, तो उसने अंदाजा लगाया कि वे इस ऑफर पर सोच रहे हैं। किम ने कहा कि वह पहले उनके बेटे की सिचुएशन देखना चाहता है, ताकि यह जान सके कि उसके अवेकन होने में क्या रुकावट आ रही है। जुंगजू ने मेज पर जोर से अपना हाथ पटका। उसने पूछा कि क्या किम को सच में लगता था कि वे यह राज किसी रूकी को बताएंगे। मिरी ने उसे रोकते हुए समझाया कि वह अपने बेटे की चिंता में थोड़ा परेशान है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो वे किसी बाहरी इंसान को बता सकें। अगर वह इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो वे अपने बेटे को बुलाएंगे और सिचुएशन समझाएंगे। उसने आगे जोड़ा कि उसे पूरा यकीन है कि किम को इस वक्त नेक्टर की सख्त जरूरत है। किम ने सोचा कि उनके बेटे के साथ कोई कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम है और वे अच्छे से जानते हैं कि किम को किस चीज की जरूरत है। उसका शक यकीन में बदल रहा था। उसने कहा कि वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उन्हें अपने बेटे को बुलाना चाहिए। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। उस लड़के ने अपना परिचय एसईओ वूजिन के रूप में दिया। किम खड़ा हो गया और बोला कि उससे मिलकर खुशी हुई, यह सोचते हुए कि उसे उस लड़के से किसी भी तरह के माना का एहसास नहीं हो रहा था। तभी वॉरियर ने नीचे की तरफ कुछ अलग गौर किया। उसने कहा कि उस लड़के का ग्लव काफी अच्छा है और वह युवा लड़का सहमत हुआ कि यह उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़कर है, इसलिए वह इसे शुक्रगुजार होकर पहनता है। किम ने कहा कि उसने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही मजबूत माना सील की जरूरत होगी। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। वॉरियर मुस्कुरा उठा। उसने कहा कि जब उसने वो ग्लव्स देखे तो उसे पूरा यकीन हो गया था।
भले ही यह एक रईस परिवार का बेहद गंभीर मामला था, फिर भी उन्होंने एक लेवल 1 वॉरियर टाइप सुपर ह्यूमन की रिक्वेस्ट की और उन्होंने किम को यहां खींचने के लिए नेक्टर को बेट के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि मिस्टर वूजिन को भी ऑर्डर ऑफ द ओल्ड फादर द्वारा बैप्टिज्म दिया गया था और उसके अवेकन न हो पाने की वजह यह थी कि उसने बैप्टिज्म को ठुकरा दिया था और डिवाइन फीवर से बचने के लिए अपने माना को पूरी तरह सील कर लिया था। वह इस बात का अनाउंस सरेआम नहीं कर सकता था और चुपचाप तकलीफ झेल रहा था। उसने पक्का एक लेवल 1 सुपर ह्यूमन के बारे में अफवाह सुनी होगी जिसने डिवाइन फीवर को हरा दिया था, इसलिए उसने किम को ढूंढने का फैसला किया। वूजिन किम की इस गहरी इंसाइट पर पूरी तरह दंग रह गया। उसने कहा कि यह अविश्वसनीय है और अब कुछ भी और समझाने की जरूरत नहीं है। उसे तो एक पल के लिए लगा कि किम किसी डिटेक्टिव सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। किम ने बस इतना कहा कि यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन का मामला है। उसने मन ही मन सोचा कि जब आपको फ्यूचर का पता हो तो डरने की कोई बात नहीं होती। उसने जैसे ही तस्वीर देखी थी वह सब समझ गया था, क्योंकि फ्यूचर में एसियो वूजिन ऑर्डर ऑफ द ओल्ड फादर के लिए पैलेडिन ऑफ द वैनगार्ड बनने वाला था। उसने बैप्टिज्म को ठुकराया था और हिम्मत बनाए रखी थी, पर उसके पेरेंट्स ने अपनी ताकत खो दी थी और इसी वजह से उसने घुटने टेक दिए और इस ऑर्डर में शामिल हो गया था। जुंगजू किम के पास आया और उसे सर कहकर पुकारा और पूछा कि क्या वूजिन के पास इस बैप्टिज्म से बचने का कोई रास्ता है। वॉरियर ने सोचा कि जो आदमी एक पल पहले इतना घमंडी था वह अब कितने प्यार से बात कर रहा था। उसने कंफर्म किया कि उसके पास इसका इलाज है। उसने आर्केन सोल के 10,000 घंटे खेलने के बारे में सोचा। बेशक वह जानता था कि इससे कैसे बचना है। उसने उस युवा लड़के के कंधे को छुआ और कहा कि वह उसका दर्द समझता है, क्योंकि उसने भी यह तकलीफ झेली है। उसने वूजिन से खुद पर भरोसा रखने को कहा, क्योंकि वह उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने वाला था। वूजिन रो पड़ा और किम को सर कहकर पुकारने लगा। वॉरियर ने मन ही मन सोचा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई सेंट है। उसने किम को एक ऐसे घिनौने कल्ट में बैप्टाइज करने की हिम्मत की थी और अब उसका होने वाला सबॉर्डिनेट खुद किम की तरफ था। किम मुस्कुराते हुए गले लगाने के बाद थोड़ा पीछे हटता है। वह कहता है कि इलाज शुरू करने से पहले वह एक और शर्त जोड़ना चाहता है। माता पिता इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उसकी मां कहती है कि वह समझ सकती है, क्योंकि यह अब सिर्फ अवेकनिंग के बारे में नहीं है, बल्कि डिवाइन फीवर को हराने के बारे में है। और अगर वह व्यूजन को ठीक कर देता है तो किम अपनी एक्स्ट्रा शर्त रखता है। वह चाहता है कि वे उसे माउंटेन शैटरिंग सोर्ड्समैनशिप सिखाएं। वॉरियर लगातार मुस्कुरा रहा है, जबकि डायरेक्टर चोई काफी घबराया हुआ लग रहा है। मेरी उस युवा लाड हेचके के पास आती है और पूछती है कि क्या वह पूरी तरह समझता है कि उसने अभी क्या कहा है। किम उसकी ऑरा को देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह कैसी कातिलाना नियत यानी किलिंग इंटेंट है। वाइस प्रेसिडेंट इस समय प्रेसिडेंट से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी और वह समझ सकता था कि उसका गुस्सा होना जायज है, लेकिन माउंटेन शैटरिंग सोर्ड्समैनशिप, लोग भले ही 21वीं सदी के इस इंफॉर्मेशन एज में तलवारबाजी सीखने के उसके फैसले पर शक करें, लेकिन ताकत ही सब कुछ है। सिर्फ एक तलवार से एक पूरे टैंक को बीच से काट देना। एक सुपर ह्यूमन तलवारबाजी आसानी से पूरे टैंक को तबाह कर सकती है। ऊंचे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स की कीमत ट्रिलियन वॉन के लड़ाकू विमानों के एक पूरे स्क्वाड्रन के बराबर होती है। अगर एक लेवल 1 सुपर ह्यूमन इस माउंटेन शैटरिंग सोर्ड्समैनशिप को सीखकर लगातार ट्रेनिंग करे तो वह बिना किसी मेहनत के लेवल 4 तक पहुंच सकता है। यह सच में एक चीट जैसा है। उसे याद आया कि सिर्फ रईस और खास लोग ही इस तलवारबाजी को सीख सकते हैं। वह सोचने लगा कि कहीं उसने अपनी हद तो पार नहीं कर दी। किम कहता है कि वह घोषित मिशन पूरा करने के बाद ही इसे लेगा। वुजिन अपनी मां को आवाज देता है, जिससे वह अपनी किलिंग इंटेंट को शांत कर लेती है। वह आखिरकार मान जाती है कि ठीक है, क्योंकि अगर किम कामयाब रहा तो वह उसे नेक्टर के साथ साथ एक मेमोरी चिप भी देगी, जिसमें माउंटेन शैटरिंग सोर्ड्समैनशिप की पूरी जानकारी होगी। यह सुनकर किम को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। उसने उसका शुक्रिया अदा किया, यह सोचते हुए कि वह सच में समझ रहा था कि मिरी उसकी जान ले लेगी, पर अब उसे वह तलवारबाजी भी मिल रही थी। हालांकि
मिरी कहती है कि अगर वह नाकाम रहा तो वह और उसके पति बहुत निराश और गुस्से में होंगे। किम उन्हें भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करना ही सबसे बेहतर है। वे एक कमरे में जाते हैं जहां एक माना फोकसिंग सर्कल और मध्यम दर्जे के 200 माना पोशंस रखे थे। मिरी कहती है कि उसने किम की मांगी हुई हर चीज तैयार कर दी है। किम सहमत होता है कि यह काफी होना चाहिए और वह इलाज के दौरान मरीज के साथ अकेले रहना पसंद करेगा। वह महिला पहले हुई बात के लिए माफी मांगती है। उसका व्यूजन स्कूल शुरू करने से पहले ही जबरन बैप्टिज्म का शिकार बना दिया गया था। उसे कभी दोस्त बनाने का मौका ही नहीं मिला। फैमिली पिकनिक पर जाना तो दूर की बात थी। उसे हर हाल में अपने कमरे के अंदर ही रहकर तकलीफ झेलनी पड़ती। ऐसा लगता है कि वे इस स्थिति को लेकर बहुत संवेदनशील हो चुके हैं। अब से वह सब कुछ पूरी तरह किम के हाथों में छोड़ दिया रही है। किम विचार करता है कि सेंट के उस जाल की वजह से उनके पूरे परिवार को तड़पना पड़ियच था। वुजिन अपनी मां का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह ठीक है। वॉरियर गेम के बारे में सोचता है कि कैसे भविष्य में वुजिन अपने परिवार के खिलाफ खडीडा हो जाता है और एक बहुत ही बेरहम इंसान बन जाता है। उसे उनके लिए थोड़ा बुरा महसूस होता है, इसलिए वह उस महिला को भरोसा दिलाता है कि वह किसी भी कीमत पर कामयाब होकर दिखाएगा। अकेले होने पर किम उससे कहता है कि वे अब शुरुआत करने वाले हैं। वुजिन पूछता है कि उसे क्या करना होगा। वॉरियर पूछता है कि वह इस तरह कांप क्यों रहा है और उसे शांत होने के लिए कहता है। हालांकि वह लडेज का अंदाजा लगाता है कि उसकी ताकत को जगाने के लिए उसे इंजेक्शन और झटकों यानी शॉक से टॉर्चर किया जाएगा। किम पूछता है कि अब तक उस पर किस तरह के इलाज आजमाए गए हैं। लडेका सोचता है कि डिवाइन फीवर का सामान्य इलाज सिर्फ जागने के बाद नेक्टर पीना था, लेकिन वुजिन के शरीर में बहुत ज्यादा मना था, इसलिए उसका बुखार बहुत गंभीर था। पर वॉरियर घुटनों के बल बैठता है और उसे चिंता न करने को कहता है। उसे बस इस ट्रेनिंग के दौरान दिखने वाली हर चीज को एक सीक्रेट रखना होगा। लाड्ड वादा करता है और इसी के साथ वे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किम को अपने माना बैरियर को उसकी आखिरी सीमा तक फैलाना होगा, जिससे वह बैरियर थोड़ा कमजोर हो जाएगा। वॉरियर गर्मी की शिकायत करता है, पर वह अपने हाथ में मौजूद पोशंस के ढक्कन खोल देता है। वह उन्हें पीने लगता है, जबकि वुजिन उसे रोकने के लिए आवाज देता है। किम बस खाली शीशियां पीछे फेंकता जाता है और पीने के लिए 2 और शीशियां खोल लेता है, यह सोचते हुए कि यह कितना घटिया काम है। वह पहले ही कई शीशियां गटक चुका था। ऐसा करने से उसे मेडिसिन एडिक्शन की स्थिति मिल जाती है, जहां मिलने वाला डैमेज और माना का खर्च तो बारहट जाता है, पर पोशंस का असर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। वह अपना पूरा ध्यान माना पर लगाता है और एरिया डार्कनेस का इस्तेमाल करता है, जो एक तय इलाके में एक शील्ड बना देता है। किम अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि डिवाइन फीवर को बैरियर के पूरी तरह बाहर धकेला जा चुका है। वुजिन चिल्लाता है कि यह बहुत अद्भुत है, पर वॉरियर उससे कहता है कि अभी खुशी मनाने की जल्दी न करे, क्योंकि अब उसे अपने हाथ से माना सीलिंग ग्लव उतारना होगा और अपना हाथ बैरियर के बाहर करना होगा। वुजिन कहता है कि चूंकि किम को उसका हाथ पकड़ डीडीएचना होगा, इसलिए दोनों डिवाइन फीवर्स के बीच एक रेजोनेंस रिएक्शन शुरू हो जाएगी। किम तय किए गए बैरियर से बाहर कदम रखता है और कहता है कि उसका बुखार बर्दाश्त करने लायक होगा, क्योंकि वह बैरियर के अंदर है, और वह उससे सवाल न करने और सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है। वुजिन सोचता है कि यह पहली बार है जब वह अपने हाथ से वह ग्लव उतार रहा है, और वह धीरे धीरे उसे हटा देता है, और इसी के साथ वह रेजोनेंस शुरू हो जाती है। किम हैरान होता है कि उसके शरीर के अंदर आखिर कितना माना मौजूद हो सकता है। वह कहता है कि ओरी यह बहुत डरावना है, पर उसे उसका हाथ पकड़ना ही होगा। व्यूजिन के डिवाइन फीवर में कुछ बहुत ही खौफनाक था। किम को महसूस होता है कि वह बहुत दर्द में है। यह दर्द सेंट द्वारा दिए गए बैप्टिज्म के दर्द से भी कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां चकनाचूर हो रही हों। इस दर्द को झेलने के लिए उसे अपना पूरा ध्यान बनाए रखना था। उसने सोचा कि न तो वह सेंट मायने रखती है और न ही यह डिवाइन फीवर। तभी वह बैरियर की तरफ लपकता है और सीधे वुजिन के ऊपर जा गिरता है। किम की सांसें पूरी तरह फूल चुकी थीं।
उसने वुजिन की मुट्ठी पकड़ डीएच रखी थी और उसने कहा कि यह एक कामयाबी थी। उसने अब डैमेज एब्जॉर्प्शन हासिल कर लिया था, जो यूजर को दूसरों का नुकसान खुद में सोखने की अनुमति देती है। वुजिन ने कमेंट किया कि उसने ग्लव उतार दिया था और फिर भी यह बर्दाश्त करने लायक था। किम मुस्कुराया, क्योंकि इसी वजह से वे इस पूरे दर्द से गुजरे थे। बैरियर के उस पार उसने वुजिन के डिवाइन फीवर के एक हिस्से को खुद में सोखने के लिए डैमेज अब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल किया था। दूसरे शब्दों में, वुजिन का डिवाइन फीवर अब कमजोर हो चुका था। फिर किम कहता है, यह आखिरी स्टेज है, और ऐसा कहते हुए वह अपनी तलवार निकाल लेता है। वह वुजिन से रुकने के लिए नहीं, बल्कि तब तक हमला करने के लिए कहता है जब तक कि वह पूरी तरह अवेकन न हो जाए। लड्डचका मान जाता है। अब समय था उस तलवारबाजी का इस्तेमाल करने का जिसकी प्रैक्टिस उसने अपने पूरे बचपन में की थी। फिर वह एक बिल्कुल अलग स्टैंस में आ जाता है और सीधे किम के हाथों पर वार कर देता है। वह वॉरियर के पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि उसने एक लकड़ी की तलवार से लोहे का गॉन्टलेट तोड़ दिया और प्रोटेक्ट ट्रेट हासिल कर लिया। लेकिन इस ट्रेट के होने के बाद भी अगर उसे उस हमले से एक भी चोट लगी तो उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाएगी। और यह सोचना ही अपने आप में अजीब है कि वुजिन अभी तक जागा भी नहीं है। उस मॉन्स्टर जैसी तलवार उसकी तरफ बरक रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी मां ने इस बच्चे को किस तरह की तलवारबाजी सिखाया है, क्योंकि उसे उसके वार से बचने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वह अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया और उसने इवेजन नाम का ट्रेट हासिल कर लिया। किम एक फैसला करता है, वह अब जागने वाला है। वुजिन का माना लगातार इकट्ठा हो रहा था। किम हैरान था कि तलवार और शील्ड दोनों एक ही रंग से कैसे चमक रहे थे। वह एसएसआर रैंक का था, जिसे वन विद द सोर्ड कहा जाता था। किम सोचता है कि वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां तलवार ही इंसान बन जाती है। वॉरियर क्लास के लिए यह बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड ट्रेट था, लेकिन यह लड्डी डेच का सच में बहुत अजीब था। वह पूरी तरह से एक ट्रांस में था। अगर किम को एक भी चोट लगती तो वह अपनी जान गंवा बैठता। सबसे पहले उसे हर मुमकिन डिफेंसिव ट्रेट का इस्तेमाल करना होगा और अपने दोनों हाथों पर बैरियर्स को फोकस करना होगा। इस कमरे में मौजूद माना फोकसिंग सर्कल की मदद से वह उस हमले से बचने के लिए दो क्षमताओं को आपस में मिलाता है और उस वॉर के झटके से बहुत दूर जा गिरता है। जमीन पर एक शील्ड बन चुकी थी। किम ने माना शील्ड ट्रेट हासिल कर लिया था, जो कि माना बैरियर और प्रोटेक्ट ट्रेट्स को मिलाकर बनाई गई एक माना शील्ड थी। वुजिन के वन विद द सोर्ड के उस खतरनाक रूप ने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। वह युवा लड्डी डेच का थोड़ा ढासा कराहता है। किम इसे देखकर हैरान हो जाता है। एसईओ की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं और वह सीधे फर्श पर साइड में गिर जाता है। किम पूछता है कि उसकी जान लेने के इतने करीब पहुंचने के बाद उसमें इतनी शांति से बेहोश होने की हिम्मत कैसे हुई। उसने ध्यान दिया कि वह युवा लॉर्ड डीएच का फर्श पर व्यावहारिक रूप से सो रहा था और अवेकनिंग के बाद उसने अपना थोड़ा कंट्रोल खो दिया था। गेम में एसईओ वुजिन एक बहुत ही मजबूत एसएसआर रैंक कैरेक्टर था, लेकिन चूंकि वह एक वॉरियर के रूप में जागा था, न कि एक पैलेडिन के रूप में, इसलिए उसने अपने शुरुआती ट्रेट के तौर पर वन विद द सोर्ड की क्षमता हासिल की थी। शायद उसने एसईओ वुजिन को पैलेडिन के बजाय एक वॉरियर के रूप में जगाकर एक मॉन्स्टर वॉरियर खड़ी डीढ़ा कर दिया था, और वह नहीं जानता कि भविष्य में यह कहानी को कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन वह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। उसके पास असीमित ताकत है और अब वह किम के एहसान के नीचे भी दबा है, इसलिए यह सौदा बिल्कुल भी बुरा नहीं था। मेरी कहती है कि उसका बेटा सच में डिवाइन फीवर से बाहर आ चुका है, इसलिए माता पिता दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। किम कहता है कि इसकी कोई बात नहीं है और उसने तो उनसे पहले ही कहा था कि वह कामयाब होकर दिखाएगा। चोई भी अपने मास्टर की तारीफ करता है। वुजिन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वह महिला कहती है कि एक लंबा समय बीत चुका है जब उन्होंने उसे इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखा है। वह तो यह भी नहीं जानती कि वे इस कर्ज को कैसे चुकाएंगी। जंगजू अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराता है और कहता है कि वादे के मुताबिक नेक्टर और तलवारबाजी की मेमोरी चिप के साथ साथ वह उसे एक एक्स्ट्रा सक्सेस फी भी देगा। किम थोड़ा संकोच करने की कोशिश करता है।
वे दोनों उससे पूरे 1 बिलियन वॉन स्वीकार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे के लिए जो किया है उसके सामने यह रकम बहुत छोटी हो सकती है। किम इसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि बार बार मना करना सिर्फ उन्हें बुरा महसूस कराएगा। कार में चोई मजाक करता है कि वॉरियर की बेसिकली लॉटरी लग गई है। वॉरियर कहता है कि वह जानता है क्योंकि वे सच में बहुत अच्छे हैं। गाड़ी चलाते समय डायरेक्टर पूछता है कि क्या वह इस नेक्टर को अभी पीने वाला है, और किम इस बात पर सहमत होता है क्योंकि वह कुछ समय के लिए डंजन से ब्रेक लेने का प्लान बना रहा है। चोई कहता है कि यह समझा जा सकता है क्योंकि वह ओल्ड प्रीस्ट के ऑर्डर या उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता जिन्होंने उसके इनामों के बारे में सुना है। लेकिन यह एक तरह से नुकसान भी था क्योंकि अगर वह इस नेक्टर को रिफाइन करके पीता तो उसका मना असामान्य रूप से बहुत ज्यादा बरट जाता। किम उसकी इस बात से सहमत होता है। वह सोचता है कि अगर वह इसे रिफाइन करके पीता है तो वह डिवाइन फीवर को ठीक करने में इसे खर्च करने के बजाय अपने सुपर ह्यूमन लेवल को बहुत ऊपर उठा सकता है। एक होटल की बिल्डिंग में पहुंचकर चोई वॉरियर को कॉल करता है और कहता है कि वह नेक्टर को रिफाइन करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट ढूंढ लेगा और किम को इसे बाद में पीने के बारे में सोचना चाहिए। किम मुस्कुराता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा। वह नेक्टर की शीशी से कॉर्क हटा देता है और कहता है कि वह इसे अभी के अभी पीने वाला है। सर्वेंट वाले हादसे के दौरान उसने सीख लिया था कि आर्केन सोल की दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है, और वह इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि डायरेक्टर उसे धोखा नहीं देगा। उसके पास पहले से ही मेडिसिन एडिक्शन, माना एब्जॉर्प्शन और पोषण डिपेंडेंसी जैसी स्किल्स थीं। इसलिए वह वैसे भी इस नेक्टर के असर को सबसे टॉप पर पहुंचा सकता था। शीशी को जमीन पर फेंकते हुए किम को बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है। वह कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मांसपेशियों का एक एक रेशा टूटकर दोबारा बन रहा हो और उसके अंदर भारी मात्रा में माना इकट्ठा होता जा रहा था। वह उस पोषण के दर्द से पूरी तरह टैट उठता है। किम की आंखें अचानक पूरी तरह खुल जाती हैं और एक धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग रोशनी से भर जाती है। वॉरियर किम अब सुपर ह्यूमन लेवल 2 पर पहुंच चुका था और नेक्टर से डिवाइन फीवर को पूरी तरह ठीक करने की वजह से उसने ब्लैक फ्लेम हासिल कर ली थी, जो इस पूरे गेम की सबसे ऊंचे ग्रेड की स्किल्स में से एक थी। ब्लैक फ्लेम को उसकी स्किल लिस्ट में माउंटेन शैटरिंग सोर्ड्समैनशिप के साथ जोड़ दिया गया था और अब उसे काफी राहत महसूस हो रही थी क्योंकि वह बिना किसी परेशानी के इन स्किल्स की ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। वह हैरान होता है कि डायरेक्टर चोई ने अचानक उसे बिना किसी वजह के टेक्स्ट मैसेज क्यों भेजा, पर वह फैसला करता है कि वह कुछ नहीं करेगा और बस अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा। हालांकि फोन कॉल्स लगातार और भी ज्यादा दबाव के साथ आने लगते हैं। किम सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी है। वॉरियर को लगातार कई मैसेजेस मिले थे जिनमें उसे मजबूत बनने और आलोचनाओं को नजरअंदाज करने के लिए कहा गया था। वह हैरान होता है कि यह कैसी बकवास है क्योंकि चोई आमतौर पर इस तरह के टेक्स्ट नहीं भेजता। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि मैसेजेस में पहाड़ों का कोई नाम नहीं है और कुछ अक्षर कैपिटल में लिखे हैं, जिन्हें मिलाकर पढ़ने पर पता चलता है गैंग से बचकर भागो, यानी एस्केपिंग द गैंग। किम को समझ आता है कि चोई ने इस खुफिया मैसेज को उन टेक्स्ट्स के बीच छिपाकर भेजा था। डैगर गैंग एक ऐसा ग्रुप था जो आयरन फिस्ट गैंग का विरोधी था, और अगर डायरेक्टर उसे धोखा देना चाहता तो वह समय काटने के लिए हमेशा की तरह सीधे कॉल करता। लेकिन यह देखते हुए कि उसने यह मैसेज भेजा है, इसका साफ मतलब था कि वह पहले खुद पकड़ा जा चुका है। ऐसा लगता है कि जब वह रिफाइनिंग का इक्विपमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा था तभी जानकारी लीक हो गई थी। किम इस बात को लेकर बहुत सतर्क हो जाता है। वह कहता है कि वह फिलहाल इसे नजरअंदाज करेगा क्योंकि उसे वो नेक्टर मिल चुका है जो वह चाहता था। आर्केन सोल में हर कोई अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। तभी गली से एक चीख सुनाई देती है। एक आदमी कहता है कि वह बूढ़ा सच में काफी जिद्दी था क्योंकि पूरी रात बीत जाने के बाद भी वह यह बताने को तैयार नहीं है कि वह नया रुकी सुपर ह्यूमन कहां छुपा है। चोई समझाता है कि उसने उस पर भरोसा करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वे चाहे जो भी कर लें वह अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। वह आदमी कहता है कि वह इस रास्ते पर नहीं उतरना चाहता था,
पर अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। वह उसे मारने के लिए एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। वह चोई से पूछता है कि वह अपना कौन सा हाथ घमवाना चाहता है, दायां या बायां, और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसका दायां हाथ काट देगा। तभी एक जबरदस्त धमाके से पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। वह आदमी हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह क्या था। तभी उसका एक गुर्गा अपने बॉस को आवाज लगाता है। वह पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। घायल हालत में वह गुर्गा रिपोर्ट करता है कि बाहर कोई कमीना आया है। बिल्डिंग पर बिल्कुल सटीक निशाना साधा गया था। किम उस इमारत पर लगातार ग्रेनेड्स दाग रहा था। उसने कहा कि डैगर गैंग ने पंगा लेने के लिए गलत इंसान को चुन लिया है। अर्केन सोल की इस क्रूर दुनिया में वह किसी ऐसे इंसान को मरते हुए नहीं छोड़ सकता जो अपने वादे का पक्का हो। उसने कहा कि अब कोई बात नहीं, क्योंकि उसने अब जंग का ऐलान कर दिया है। और ऐसा कहते ही उसने एक और ग्रेनेड्स दाग दिया। गैंग का वह पूरा इलाका धमाके से दहल उठा। किम अपनी तलवार के साथ पूरी तरह तैयार था। गैंग के मेंबर्स आपस में पूछने लगे कि हमला कहां से हुआ है, और सबको उसे ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। किम ने मन ही मन सोचा कि जैसा उसने अंदाजा लगाया था, वे सब कॉकरोचेस की तरह बिल्डिंग से बाहर भाग रहे थे। भले ही वह बिल्डिंग देखने में एक नॉर्मल अपार्टमेंट जैसी लग रही थी, पर वह इसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था, क्योंकि यह डैगर गैंग का वो डंजन था जिसे वह अतीत में इतनी बार साफ कर चुका था कि अब उसका मन भर गया था। यह 6 अलग अलग बिल्डिंग्स से मिलकर बना एक बहुत ही उलझा हुआ डंजन था। चूंकि यह डैगर मिशन इस गेम के ट्यूटोरियल क्वेस्ट्स में से एक है, इसलिए वह अब इसे अपनी आंखें बंद करके भी साफ कर सकता था। वह दौड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है कि अब से यह वेटरन इस मिशन को पूरा करके दिखाएगा। गैंग के लोग चारों तरफ किम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कहीं यह आयरन फिस्ट गैंग का हमला तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही इतने पागल हैं जो ऐसी हरकत कर सकते हैं। वे कसम खाते हैं कि पकड़े जाने पर वे उन्हें कूट कूट कर कचरा बना देंगे। पर तभी उनमें से एक को कुछ आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुद्दता है और यह देखने के लिए डंपस्टर के पीछे जाता है कि वहां क्या है। वहां कुछ भी नहीं था। पर तभी अचानक एक हाथ उसका चेहरा दबोच लेता है और उस गैंग मेंबर को सीधे जमीन पर पटक देता है। किम ने विचार किया कि वह लडेच का उसके ठीक सामने होने के बाद भी उसे नहीं पहचान पाया। इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए मरे होने का नाटक करने और स्टेल्थ का इस्तेमाल करने से बेहतर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो जब तक वे बेवकूफ गैंगस्टर बाहर यहां वहां भटक रहे हैं, वह सीधे मुख्य बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने वाला है। बेस के सीक्रेट एंट्रेंस से अंदर जाते हुए वह फैसला करता है कि अब तक उसने घुसपैठ करने के लिए जितना हो सके लड़ाई से दूरी बनाई है, क्योंकि इस डैगर गैंग की यह आदत है कि वे अपने हॉस्टेजेस को सीधे 5वें फ्लोर पर बॉस के कमरे के ठीक पास रखते हैं। उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए वह पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत ही चुपके से आगे बढ़ेगा। लेकिन तभी अचानक एक अलार्म बज उठता है, जो चेतावनी दे रहा था कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है और वे बिल्डिंग के अंदर तक घुस चुके हैं। सभी मेंबर्स को हथियार उठाने और तय किए गए मीटिंग पॉइंट पर इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया जाता है। किम बड़बड़ाता है कि इन लोगों ने उसे पहले ही ढूंढ निकाला है, और वह आगे घुसपैठ करने के लिए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। गैंगस्टर्स गैटलिंग गन के बारे में पूछ ही रहे थे कि किम सीधे उन वॉरियर्स के हथियारों और पैरों पर गोलियां दाग देता है। वे किम को कोसते हुए जवाबी हमले के लिए चिल्लाते हैं। किम हवा में एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर एक और जबरदस्त धमाका होता है। किम कहता है कि लंबा रास्ता चुनना उसकी आदत नहीं है और सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। वह अपने बाकी बचे सारे ग्रेनेड्स भी फेंक देता है। एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और वह कहता है कि यह देखकर अच्छा लगा कि उन्हें उसका यह छोटा सा तोहफा पसंद आया। कमरे का धुआं धीरे धीरे साफ होता है। किम फर्श पर पड्डी लाशों को देखता है और सोचता है कि क्या यहां सब खत्म हो चुके हैं। पर इस बात की संभावना थी कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हों, इसलिए वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। तभी एक गैंगस्टर अपनी गन तानता है और सीधे किम के चेहरे पर गोली चलाते हुए उसे नरक में जाने को कहता है। पर हमारा लैडिचका बहुत ही आसानी से उसे चकमा दे देता है, क्योंकि उसने सेंसिटिव ट्रेट को अनलॉक कर लिया था। अब जब उसके पास इस डंजन के लिए जरूरी ट्रेट आ चुका था,
तो नरक में जाने की बारी उस गैंगस्टर की थी। वह उस पर वार करता है और ऐलान करता है कि इन सारे कमजोरों से निपटने के बाद अब वह ऊपर जा रहा है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है, यह सोचते हुए कि वह बिना किसी मुसीबत के चौथे फ्लोर तक पहुंच चुका है। लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। चौथे फ्लोर पर, ठीक 5वें फ्लोर और बॉस के कमरे से पहले गैंग के कई मेंबर्स उनका इंतजार कर रहे होंगे। देखने के लिए दीवार के सहारे रेंगते हुए किम सामने का नजारा देखकर चौंक जाता है। वहां कोई भी नहीं था, यहां तक कि गैम्बलिंग रूम में भी सन्नाटा था। उसने सोचा कि कुछ तो गड्ढबद्दाच है। उसे अपना पूरा ध्यान लगाने की जरूरत थी, और ऐसा करते ही उसने फोकस ट्रेट हासिल कर लिया। किम उम्मीद करता है कि उसे ऊपर के फ्लोर से आने वाली कोई आवाज सुनाई दे जाए। तभी उसे पास से एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो फर्श पर एक ग्रेनेड गिरा देता है। उसका फ्लैशबैंग धमाके के साथ फटता है। किम शिकायत करता है कि यह उसकी आंखों को चौंधियाने के लिए था। तभी पीछे से एक असैसिन चुपके से उस पर हमला करने और उसके कंधे को घायल करने के इरादे से आगे बढ़ता है। डैगर गैंग का लीडर किम को एक छोटा चूहा कहता है और बोलता है कि उसने उसे दबोच लिया है। पर किम अपनी शील्ड से उस वार को रोक लेता है और पलटकर पूछता है कि आखिर किसने किसे पकड़ा है। वह असैसिन पीछे हटता है और हैरान होता है कि उसका डैगर किम के आर पार क्यों नहीं हुआ। किम से दूर जाते हुए वह वॉरियर पूछता है कि क्या वह खुद यहां चूहों जैसी हरकतें नहीं कर रहा था और वह किसे चूहा बोल रहा था। किम ने विचार किया कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि बॉस खुद चौथे फ्लोर पर आ जाएगा। यह वाकई काफी खतरनाक था, क्योंकि गेम में ऐसा नहीं होता था। पर वह उसके अटैक पैटर्न्स को पढ़ने में कामयाब रहा। जब वह फ्लैशबैंग फटा था तो किम ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि वह जानता था कि बॉस के कमरे में घुसते ही यह फ्लैश एक चेन अटैक का पैटर्न है, और बॉस के जाल में फंसने से पहले उसे अपने शरीर को सेंसिटिव और फोकस से तैयार करना था। डैगर गैंग का लीडर एक असैसिन था, और किम को यह महसूस करने के लिए कि हमला किस तरफ से होने वाला है, पूरी तरह अपनी 5 सेंसेस पर भरोसा करना था। वह डैगर बॉस शिकायत करता है कि किम ने उसके इस अचानक किए गए हमले यानी एम्बुश को ब्लॉक कर दिया, और किम उससे कहता है कि इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी एक्सटेंडेबल बैटन निकालता है और कहता है कि वह उसे अपने ऊपर निशाना साधने के लिए बुरी तरह पछताने पर मजबूर कर देगा। वह असैसिन की तरफ लपकता है और एक हॉरिजॉन्टल स्लैश करने की कोशिश करता है। वह असैसिन कमेंट करता है कि इतने धीमे होने के बाद भी वह कुछ ज्यादा ही स्टाइल दिखा रहा है। वह किम पर एक खंजर फेंकता है। वह हथियार वॉरियर के और करीब आता जाता है। किम उस पर वार करके उस खंजर को दूर झटक देता है। उसने विचार किया कि एक असैसिन होने के नाते वह आदमी सच में बहुत तेज था। वह सिर्फ अपनी सेंसिटिव और फोकस खूबियों की वजह से ही जिंदा बच पाया था। उस लड्ढहचके का वह खंजर पूरी तरह पॉइजन मैजिक से भरा हुआ था। एक मामूली सी खरोंच भी किम को सीधे उसकी कब्र तक पहुंचा सकती थी। यह लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी, स्थिति उतनी ही बदतर होती जाएगी। असैसिन कहता है कि वह किस्मत वाला है, और अगर वह अभी सरेंडर कर दे तो वह सिर्फ अपना एक हाथ गंवाकर बच सकता है। किम उससे अपनी बकवास बंद करने और सामने आने को कहता है। गैंग लीडर हंसता है और कहता है कि किम जिस अनाढ़ी तरीके से उस तलवार को पकड़े हुए है, भले ही वह आकार में काफी बड्डी है, उससे वह साफ बता सकता है कि किम सिर्फ गन चलाने वाला एक शूटर है। वॉरियर ने मन ही मन सोचा कि वह आदमी सिर्फ इसलिए उसे एक रीइंफोर्स्ड सोल्जर क्लास का समझ रहा है क्योंकि उसने फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया था। वह असैसिन फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और कसम खाता है कि वह किम के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अंत करेगा। किम अपनी कटाना उठाते हुए मन ही मन सोचता है कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है, और अब दुश्मन का गार्ड डाउन था। वह असैसिन कहता है कि किम बहुत ज्यादा धीमा है। किम अपना सिर घुमाता है और एक गहरी सांस लेता है। जैसे ही वह अपनी कटाना की दिशा को मोड़ता है, वह उस असैसिन पर एक रिवर्स स्लैश चला देता है। उस असैसिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गन चलाने वाला एक शूटर इस तरह का कॉम्बो अटैक इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वह तुरंत नीचे झुकता है और अपने खंजर से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। किम उससे माफी मांगता है, लेकिन वह जैसे ही अपनी स्किल्स को बदलता है, वह अब कोई शूटर नहीं रह गया था,
बल्कि सिर्फ तलवारबाजी की ताकत से लैस एक क्लासिक वॉरियर बन चुका था। वह माउंटेन शैटरिंग सोर्ड्समैनशिप के पहले स्टाइल का इस्तेमाल करता है और अपनी माउंटेन क्रशर स्किल से सीधे उस आदमी के कंधे पर एक गहरा कट मार देता है। वह असैसिन खून की उल्टी करते हुए चीख पर डटता है। वह सीधे जमीन पर जा गिरता है, जबकि किम हांफते हुए कहता है कि जैसे ही उसने अपनी सतर्कता हटाई, उसका हारना तय था। वह असैसिन दोबारा हमला करने की तैयारी करता है, क्योंकि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। किम सोचने लगता है कि क्या वह अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तभी अपार्टमेंट की खिड़कियों पर खून के छींटे उड़ जाते हैं और वह असैसिन फर्श पर ढेर हो जाता है। किम के पेट में एक ब्लेड धंसा हुआ था। वॉरियर ने माना कि आखिर में उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी और वह जहर पहले ही उसके शरीर में फैल रहा था, इसलिए उसे तुरंत अपने ट्रेट्स को बदलना होगा। वह अपनी रिजेनरेशन स्किल्स पर स्विच करता है और अपने पेट के उस घाव को पूरी तरह ठीक कर लेता है। किम खडीडा होता है और बद्दबद्दाता है कि वह इस दर्द को झेल तो सकता है, पर यह अभी भी बहुत बुरी तरह दुख रहा था। तभी बाकी गैंगस्टर्स को ऊपर आने के ऑर्डर्स मिलते हैं कि कोई घुसपैठिया अंदर आ चुका है। किम कहता है कि अब बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उसे 5वें फ्लोर पर बने डैगर गैंग के मुख्य ठिकाने से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा। उधर डायरेक्टर चोई अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, यह सोचते हुए कि उसे तुरंत यहां से बाहर निकलना होगा, पर तभी उसके सामने कोई आकर खाड़ीडीडिया होता है। किम उससे पूछता है कि वह इतना मजबूत होने के बाद भी आखिरकार यहां कैसे पकड़ा गया। चोई पूछता है कि क्या वह उसे बचाने आया है। वॉरियर कहता है कि उन्हें पहले यहां से निकलना चाहिए क्योंकि वे लोग आ रहे हैं, और डायरेक्टर इस बात पर सहमत हो जाता है। वह फिर बिना किसी मदद के खुद अपने पैरों पर खड़ीडीढे होने की कोशिश करता है। किम उन गैंगस्टर्स को कोसता है कि उन्होंने चोई के साथ क्या हश्र किया था। वह चोई से अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है। चोई मना करने की कोशिश करता है, पर वॉरियर कहता है कि उन्हें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। वह सोचता है कि इतनी बेरहमी से टॉर्चर किए जाने के बाद भी डायरेक्टर उसके प्रति वफादार रहा। उसने सोचा था कि आर्केन सोल एक नरक जैसी दुनिया है, पर यहां भी इस तरह के छू जाने वाले पल उसे हैरान कर देते हैं। इसके बाद वे सीधे सियोंजू एजेंसी जाते हैं। एक के बाद एक कई हीलिंग पोशंस पीने के बाद किम पॉइजन रेजिस्टेंस की स्किल हासिल कर लेता है और कहता है कि इन पोशंस को पीने से उसके शरीर का सारा जहर पूरी तरह साफ हो चुका है। चोई और भी कई शीशियां लेकर वहां आता है और उससे कहता है कि वह बेझिझक इन सबको पी सकता है, पर किम मना कर देता है कि अब उसके लिए काफी है। डायरेक्टर कहता है कि वह इसके लिए जितनी माफी मांगे उतनी कम है। जब वह नेक्टर तैयार कर रहा था, तभी जानकारी लीक हो गई थी। उसे अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। किम सहमत होता है, क्योंकि वैसे भी वह नेक्टर पहले ही पी चुका था। यह सुनकर डायरेक्टर पूरी तरह दंग रह जाता है, पर वह युवा लडीडीएच का समझाता है कि अगर उसने उसे नहीं पिया होता तो वह आज उसकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाता। चोई शिकायत करता है कि किम को सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए इतने कीमती नेक्टर को पीना पड़ा। किम विचार करता है कि इसमें चोई की कोई गलती नहीं है, पर वह उसे वही सोचने देगा जो वह सोचना चाहता है। तभी एजेंसी के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। डायरेक्टर सोचने लगता है कि क्या डैगर गैंग के लोग इतनी जल्दी यहां पहुंच चुके हैं। वह पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जबकि किम पीछे मुद्दता है और कहता है कि उन्हें अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। वह दरवाजा खोलता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि बाहर आयरन फिस्ट गैंग के लोग और उनका बॉस किम ऑफ द आयरन फिस्ट खडीडीढे थे। किम उस पूरे ग्रुप का स्वागत करता है। आयरन फिस्ट कहता है कि यह सोचना भी अविश्वसनीय है कि उसने अकेले पूरी डैगर गैंग का सफाया कर दिया। वह जानता था कि किम कोई आम लड्डी एच का नहीं है और उससे पूछता है कि उसने उन्हें यहां क्यों बुलाया है।